अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय सैयदा ईमान एंड वॉइस ओवर बाय सैयदा ईमान। तो चलें अपने नावल में हाइपिया के सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ चुके थे कहाँ तक। यहाँ से पढ़ना है हमने। दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी मगर मुसलसल अब्बास का ख्याल इसकी जहन में गर्दिश कर रहा था। वो गुजरी रात के हिसार से अभी नहीं निकल पाई थी। अपने वजूद पर अब्बास का लम्स इसे अभी भी महसूस हो रहा था। वो बीबी हवेली की सरदार बीबी ही बनने के ख्वाब देखना बंद करो और खाने की तैयारी करो, ख़त्म करो जल्दी से काम। हुरा को शेल्फ के पास किसी गहरी सोच में डूबा देखकर नायद फंकारी तो हुरा एकदम ख्यालों से निकली और नायद का गुस्सा देखकर सर झटकती खाना बनाने लगी। नहीं हुरा, नहीं हो रहा, मत सोचो कुछ भी। ये सब एक जैसे ही बेरहम जालिम, सबको अपना अपना मतलब पूरा करना होता है। छोटे सरदार ने भी महज ज़रूरत पूरी करनी थी, सो कर ली। इससे ज़्यादा तुम्हारा वजूद इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। दिल में खुद से मुहातिब होते इसकी आंखों की कोशिश भीगने लगे। अपनी सफ़ेद चादर के पल्लू से आंसू साफ करते इसने एक गहरी सांस लिया और अपना ध्यान आबाद से हटाकर काम में लगवा लिया, क्योंकि इसने अब उम्मीदें रखनी ही छोड़ दी थी। दिल में कोई फहमी पाल कर वो खुद अजियत से नहीं गुजारना चाहती थी। पहले ही बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी और फिर ये बात भी जानती थी कि अब्बास की ज़िंदगी में नूरे पहले से ही मौजूद है और आगे से आगे वो खुद सोचना नहीं चाहती थी। नईमा, तुम परेशान क्यों होती हो? क्या तुम्हें हम पर या सरदार साहब पर यकीन नहीं है? क्या नूरे सिर्फ तुम्हारी बेटी है? तुमसे ज़्यादा फिक्र है सरदार जी को इसकी? सरदार बीबी और नईमा इस वक्त हवेली के सैल में बैठी धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी। नईमा हमदानी रात से नूरे की बिखरी हालत देखकर कर रही थी। ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ आप दोनों नूरे को अपनी बेटी समझते हैं, मगर एक बात आप बताएं सरदार बीबी कि एक औरत में ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि जिस शख्स के साथ हमेशा से इसका नाम जुड़ा था अब कोई दूसरी ज़िंदगी में आ गई हो। और फिर आप नूरे को जानती हैं वो कितनी हसास है। रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है इसने अपना, जब से छोटा सरदार का निकाह हुआ है। नईमा चेहरे पर परेशानी लिए कह रही थी, मेरा बस चले तो इस लड़की का गला दबाकर मार दूं, मगर सरदार जी ने सख्ती से कहा है इस लड़की को जिंदा रखा जाए। सरदार बीबी लहजे में हुरा के लिए नफरत लिए बोलती, जबकि इनकी बात पर नाइमे ने सर नफ़ी में हिलाया। मैं ये कहना चाह रही हूँ इस लड़की को अब्बास छोड़ दे। नईमा ने कहा तो सरदार बीबी इसकी बात की नफ़ी की, तुम जाती हो खून बहा में आई लड़कियों को तलाक नहीं दे सकते। इन्होंने माथे पर बल डाले कहा। वो नईमा को क्या बताती, इनको खुद हुरा का वजूद बर्दाश्त नहीं था। ज्यादती हो रही है मेरी बेटी के साथ, इन्होंने भीगी आवाज़ में कहा। वो जानती थी अब्बास और नूरे का रिश्ता भी ख़त्म नहीं हो सकता। हरगिज़ ज्यादती नहीं होगी नूरे के साथ। हम बहुत जल्दी इसकी शादी अब्बास से कर देंगे और ये बात तो तुम जानती हो, अब्बास अपने बाप की कोई बात नहीं टालता। तुम्हें क्या लगता है इस लड़की के साथ निकाह इसने अपनी खुशी से किया है? नहीं, सरदार जी ने जोर दिया था इस पर, वरना वो कहाँ करता। सरदार बीबी इनके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली देते हुए बोली तो नईमा हमदर्द ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो मर्द है, वो 4 शादियाँ भी कर सकता है, मगर जो हैसियत नूरे की है वो और किसी की नहीं हो सकती। और अब्बास जानता है ये सब। ये बात तुम नहीं जानती हो। हम तो खुद चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द नूरे और अब्बास के बच्चे देखें। सरदार बीबी फिर से बोली थी, जबकि नाइमे महज सर हिलाकर रह गई। इसे काम निपटाते हुए रात हो गई थी। अपने बंगले में आकर वो फ्रेश होकर लेट गया था। आज सारा दिन वक्फे वक्फे से इसे हुरा का ख्याल आता रहा था। एक तो पहले ही वो आबी वाले हादसे के बाद इतने दिनों से ज़हनी अजियत से गुजर रहा था, फिर जब इस लड़की का ख्याल आता है जिससे इसे चंद दिन पहले पापा के कहने पर निकाह किया तो मज़ीद बेचैनी होने लगती और फिर तो जैसे इसकी बेसुकूनी बढ़ती रही। और इस दिन हवेली की कोशिश के बावजूद वो इस लड़की से मिल नहीं सका। शायद हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मगर कभी कभी अलियान के मजाक में की हुई बातें इसे बेचैन करती थी। जब वो कभी कभी शराब का गिलास थमा कर लड़की के साथ रात गुजारने का मशवरा देता तो इस वक्त वो तो भाग जाता, मगर सोच हुरा की जानिब मबजूल हो जाती, शायद इसके लिए कि वो इसकी महरम थी। कल जब वो होटल में अहमद और अलियान के साथ लंच कर रहा था तब भी एकदम इसे इस लड़की का ख्याल आया जिसके साथ इसका बहुत मजबूत रिश्ता कायम हो चुका था, मगर वो तो इसका नाम भी फरामोश कर चुका था। इसी वक्त इसने हवेली जाने का फैसला किया। गाड़ी धीमी रफ्तार से चलाई कि वो मजीद हर पहलू से सोचना चाहता था। पहली नज़र जब इसने हुरा पर डाली थी इसी वक्त से अंदाज़ा हो चुका था वो इससे डर रही है। हुरा ने खुद को चादर में लपेटा हुआ था, आधा चेहरा भी वो इससे छुपा रही थी, मगर चूंकि निकाह की कशिश थी कि ऐसी लड़की को एक आंख न देखने वाला सामने खड़ी लड़की को गहरी निगाहों से पूरे हक से देख रहा था। दोनों ने पहली मर्तबा एक दूसरे को देखा था। वो एक काम से ख़ानदान से तल्लुक़ रखती थी, फिर खून बहा में आई हुई थी। ये सारी बातें समझते हुए वो जान गया था कि हुरा किस तरह कदर सहमी हुई थी, मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। बेशक निकाह इसने बाप के कहने पर किया था, मगर निकाह करते वक्त इसने दिल में खुद से अहद लिया था कि इस लड़की के हकूक़ पूरे करेगा। हुरा के जिस्म पर नील के निशान देखकर इसे शदीद गुस्सा आया था। इसने हुरा से पूछा भी था, मगर इसने बताया नहीं। वो वापस जाकर हुरा से इस बारे में मज़ीद बात करना चाहता था, क्योंकि बहुत सी बातें इसे परेशान कर रही थी। आज चांद कहाँ से निकला है अहमद? वो रात का खाना खाने के बाद लाउंज में बैठा सोचों में गुम था, जब अलियान की शरारत भरी आवाज़ से होश में आया और अब
और अब आराम से सोफे पर बैठते हैं। अहमद और अलियान को देखने लगा। ये वो दोस्त थे जो इसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। मगरिब से अहमद ने टीवी ऑन करते हुए अलियान के मजाक का हशर करते कहा तो अब्बास मुस्कुराने लगा। मुझे तो लग रहा है जनूब से निकला है। अलियान ने जांचती नजरों से अब्बास को देखते कहा तो इस बार अब्बास ने इसे घूरा। ओए टीवी से नजर हटाकर देख, आज को वाकई कुछ गड़बड़ है। अलियान ने अब्बास को घूरी को नज़रअंदाज करते हुए अहमद से रिमोट लेटे कहा तो इसने नासमझी से अलियान को देखा। अलियान ने फ़ौरन इधर उधर देखा, फिर सोफे के नीचे देखा। क्या ढूंढ रहा है? इस बार अब्बास ने भी नासमझी से देखा। न शराब की बोतल नज़र आ रही है, न शबाब नज़र आ रही है, फिर ये मुस्कुराहटें कुछ समझ नहीं आ रही। अलियान ने चेहरे पर मसनूई मासूमियत से जाए अब्बास को कहा तो इसकी बात समझते हुए बेख्तियार अब्बास ने कहका लगाया। इतने दिन बाद अब्बास को खुलकर मुस्कुराते देख अलियान और अहमद दोनों शद्दत रह गए। अहमद, तू मान न मान, हमारा शरीफ बच्चा गलत कामों में पड़ गया है। अलियान ने अब्बास की जानिब इशारा करते हुए अहमद से कहा तो अब्बास ने बामुश्किल मुस्कुराहट दबाई। अब्बास तो ठीक है ना? इस बार अहमद ने पूछा। इसके लहजे में परेशानी वाज़िया थी। तुम लोगों को लग रहा है मैं सदमे की वजह से पागल हो गया हूँ? अब्बास ने इस बार संजीदगी से पूछा। खुदा तुझे हमेशा मुस्कुराता ही रखे, लेकिन सब ठीक है ना? अहमद अब्बास के साथ बैठते हुए इसके कंधे पर हाथ रखकर इस बार संजीदगी से पूछने लगा। हाँ सब ठीक है, अब्बास ने मुख्तसर जवाब दिया, जबकि अलियान अभी भी जानती निगाहों से इसे देख रहा था। हाँ अहमद, सब कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रहा है। अलियान अभी भी बाज ना आया। अब्बास ने उठकर एक मौका इसकी कमर में मारा। पहले ही मेरा सर दर्द हो रहा है, मजीद दिमाग ना ख़राब कर मेरा। संजीदगी से कहते हुए अब्बास ने टीवी का रिमोट हाथ में लिया और न्यूज़ चैनल लगाकर अलियान के साथ बैठ गया, जबकि अलियान करा कर रह गया। चल मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। अहमद उसका कहता हुआ किचन की जानिब बढ़ा। असल शरीफ तो ये बंदा है यार जो चाय बना कर दे रहा है। तेरे तो आजकल लक्षण ठीक नहीं लग रहे, मुझे नज़र रखनी पड़ेगी। अलियान बुलंद आवाज़ में बड़बड़ा रहा था, जबकि अब्बास ने नज़र टीवी स्क्रीन पर रखते हुए बामुश्किल मुस्कुराहट दबाई। नूरे और नाइमा कहाँ हैं? खाने के लिए क्यों नहीं आई अभी तक? सब खैर है ना? सरदार शेरदिल ने सरबराही कुर्सी पर बरजमान होते नूरे और नाइमा की कुर्सी खाली देखकर सरदार बीबी से इस्तफसार किया। नाइमा की तबीयत ठीक नहीं है, सरदार बीबी ने शोहर की प्लेट में खाना डालते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? सरदार शेरदिल ने माथे पर बल डाले पूछा। बेटी की परेशानी खाई जा रही है। ये सोचकर परेशान है कि अब्बास के निकाह में पहले ही कोई लड़की मौजूद है। सरदार बीबी अब अपनी प्लेट में खाना निकालते हुए गोया हुई। तो तुमने कहा था कि वो लड़की कोई हैसियत नहीं रखती हमारे और हमारे बेटे के लिए। हमारी बहू नूरे ही बनेगी, सरदार शेरदिल ने खाना खाते हुए ख़त्मी अंदाज में कहा है मैंने, मगर परेशानी कम नहीं हुई इसकी। बस आप जल्दी करें अब्बास और नूरे की शादी में। सरदार बीबी इस बार संजीदगी और परेशान से बोली। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, जल्दी अब्बास से शादी की बात करता हूँ। इन्होंने सरदार बीबी की बात से मुत्तफिक होते हुए कहा तो सरदार बीबी ने इस बात में सर लिया। और नूरे कहाँ पर है? सरदार शेरदिल ने इन्हें देखते फिर से पूछा। वो अपने कमरे में है, सरदार बीबी ने धीमी आवाज़ में कहा। जाओ नूरे बीबी को बुलाओ, हमने बुलवाया है इन्हें। सरदार शेरदिल ने नाहिद की जानिब देखते हुए इसे हुक्म दिया तो वो जी कहती हुए नूरे के कमरे की जानिब बढ़ गई। काफ़ी दिन हो गया आवाज़ नहीं आया। इस मरतबा सरदार बीबी ने बेचैनी से कहा। हाँ बात हुई थी मेरी, इससे मसरूफ़ है बहुत, मगर जल्द आने के लिए कहा है मैंने इसे। सरदार शेरदिल ने सरसरी से बताया। नहीं तो सरदार बीबी आप भर के रहेगी। अस्सलाम वालेकुम ताया सरदार। नूरे ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर सरदार शेरदिल को सलाम किया। वालेकुम सलाम मेरी बेटी, आओ बैठो खाना खाओ। इन्होंने नूरे को देखते हुए सलाम का जवाब दिया और कुर्सी की सिमत इशारा करके बैठने का हुक्म दिया। नूरे दुपट्टा दुरुस्त करती कुर्सी पर बैठ गई, जबकि सरदार बीबी नूरे को बगौर देखने लगी। खुशबाश हंसने मुस्कुराने वाली नूरे किस कदर मुरझा गई थी। सफ़ेद खूबसूरत चेहरे की रौनक मार में पड़ गई थी। आंखें शदीद रोने के बायस सुर्ख थी। नूरे को इस तरह देखते इन्होंने दिल में अहद किया जल्द से जल्द नूरे के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का सामान ज़रूर करेंगी। नूरे मेरी जान, सही तरह खाना खाओ, देखो कितनी कमज़ोर होगी। और सरदार बीबी नूरे को ऐसे ही सर झुकाए बैठा देख कर मोहब्बत से बोलते नूरे बामुश्किल मुस्कुराकर खाना खाने लगी। इस वक्त हुरा किचन से स्वीट डिश लाकर मेज़ पर रख रही थी जब सरदार शेरदिल के खौफ के बायस इसके हाथ कपकपाए और इसी वक्त खीर का डूंगा इसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। इसके कुछ छींटे सरदार शेरदिल की सफ़ेद शलवार पर भी गिर गए। लड़की क्या आंधी हो तुम, दफ़ा हो जाओ यहाँ से अब। वो हुरा को देखते धाड़े थे, जबकि हुरा इनकी धाड़ पर मजीद सहम गई और चंद कदम पीछे हुई फिर दोनों हाथ लबों पर रखते हुए किचन की जानिब भागी। ये तो किसी काम की नहीं है, बस मुफ्त की रोटी तोड़ती है खरामोर से। सरदार शेरदिल को उड़ता देख सरदार बीबी हुरा को लान तान करती इसके पीछे डाइनिंग हॉल से निकल गई, जबकि नूरे को हमेशा की तरह आज भी हुरा के साथ हुए सलूक पर दुख हुआ। नाहिद ये साफ़ करो। नाहिद को हुक्म देकर वह किचन की जानिब बढ़ी जहाँ हुरा चादर से चेहरा छुपाए शिद्दत से रो रही थी। इसके रोने में इतना दर्द था कि नूरे को इस पर बेतहाशा तरस आया। बेख्तियार ही नूरे ने इसे पुकारा, जबकि हुरा ने चौंक कर सामने खड़ी नूरे को देखा। जी
अपने आंसू साफ करते हुए हुरा ने निगाहें चुराकर पूछा, मगर नूर ने हनोज खामोशी से इसे देख रही थी। इसके दिए हुए गुलाबी सूट से, गुलाबी सादा से जोड़े में बड़ी सी काली चादर ओढ़े वह दुबली पतली सी लड़की, जिसका रोने के बायस चेहरा और आंखें सुर्ख थी, इसे देखकर नूरे को न जाने क्यों अफसोस हुआ। इसे हमेशा इस लड़की के लिए बुरा लगता था, मगर इस लड़की के बात से रिश्ते के बायस हमेशा वो इसे नज़रअंदाज करती थी। आपको कुछ चाहिए? नूरे को अपनी जानब तकता पाकर हुरा घबराई हुई बोली, मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो, फिर भी तुम्हें सज़ा तुम्हें मिल रही है। नूरे ने आहिस्ता से कहा तो हुरा ने दुख से सर झुका लिया, मगर खामोश रही। तो तुम कैसे सह लेती हो इतना कुछ? मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम अब्बास के निकाह में हो। ये कहते नूरे की आंखें भीगने लगी, जबकि नूरे का झुका सर इस बार शर्मिंदगी से मजीद झुक गया। जबकि हुरा का झुका सर इस बार शर्मिंदगी से मजीद झुक गया। कहते हैं अगर आप पहले दूसरों के लिए दुआ करो तो आपकी दुआ जल्दी कबूल होती है। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा तुम्हारी मुश्किलात आसान करे, भीगी आवाज़ में कहते हुए नूरे सिसक कर वापस मुड़ गई, जबकि हुरा बेयकीनी से इसे देखती रह गई। फर्श साफ कर बाहर कर जाकर खुद को मालकिन समझकर यहाँ आ गई। नूरे को बावर्ची खाने से निकलते देख नाहिद गुस्से से हुरा को देखती पंकारी, जबकि हुरा आंसू पीते हुए डाइनिंग हॉल में चली गई। सारे काम ख़त्म करके जब वो अपने स्टोर नुमा कमरे में दाखिल हुई तो काफ़ी रात हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करके चटाई पर आ लेटी और चादर उतार कर सर के नीचे रख ली। थकान इतनी थी कि इसकी जगह कोई और होता तो सो जाता, मगर इसे अभी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने थे। हमेशा की तरह सारे दिन में हुए वाक़यात याद करने लगी। सरदार शेरदिल और सरदार बीबी के हाथों अपनी तौहीन याद आई तो आंसू खुद ब खुद आंसू के रास्ते बहने लगे। फिर नूरे के अल्फाज याद आए तो नए सिरे से मलाल होने लगा। मालकान से लेकर मुलाजमीन तक का बुरा और हितकामेज़ रवैया इसने देखा था, मगर नूरे ने कभी तौहीन नहीं की थी और इसकी न बाकियों की तरह कभी तशद्दुद किया था। मगर आज इसका रोना और इसका अल्फाज हुरा के दिल पर बोझ डाल रहे थे। नूरे, मैं भी आपके लिए दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। खुदा की कसम, अगर मुझे इस हवेली के अलावा कोई हमदर्द छत मैसर होती तो आपकी और सरदार की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाती। कम अज़ कम अपनी वजह से आपको कोई दुख न देती। मगर मैं क्या करूँ? मेरा कोई नहीं है। मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजरने में जितनी मुश्किलात पेश आती हैं औरत को वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। बाहर दरिंदे हैं बहुत जो हमा वक्त नोचने को तैयार खड़े रहते हैं। क्या करूँ आपके लिए? कुछ भी नहीं कर सकती। बेशक हवेली में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर बेबस हूँ मैं। कम अज़ कम हवेली में मुझे अपनी आबरू रेज़ा होना का डर नहीं है, मगर ये ग़ुलामी का सौदा बुरा नहीं है मेरे लिए। मैं ये छत नहीं छोड़ सकती। मगर आप डर क्यों रही हैं नूरे? सरदार तो आपके ही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। आपके आगे कोई औकात नहीं मेरी। कमरे की छत को खाली आंखों से तकते हुए दुख से बड़बड़ा रही थी। ज़िंदगी में तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थी, या यूँ कहना बेहतर था इसने शायद ही कोई खुशी देखी हो। हुरा जैसी खुददार लड़की के लिए हवेली में इस तरह की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर मौत थी, मगर अफसोस कि अपने हिस्से की सांसें इसे हर हाल में पूरी करनी थी। इस रात के बाद अब्बास हवेली नहीं आया था और जल्द आने का कहकर गया था, मगर बहुत सारे दिन गुजर गए थे। नामहसूस अंदाज में वो इसका इंतज़ार करती थी, मगर फिर अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को पचकारती। सब अपने प्रायों ने तो गलत किया तुम्हारे साथ हुरा। अब खुद अपने दिल को मज़ीद तकलीफ से दो चार मत करो। वो गाँव का सरदार है और तुम क्या हो? सही कहा था सरदार बीबी ने, खून बहा में आई हुई के हिस्से में फ़कत एक आध रात आती है। इन्हें कोई बीवी की हैसियत थोड़ी देता है, वो तो दिल बहलाने के लिए होती हैं। और अब फिर वो शिद्दत से रोती। ठीक है, फ़कत आंसुओं पर इख्तियार था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी कमरे में हनकी भी बढ़ रही थी। रोते हुए जब वो सो गई तो नींद में ही सर के नीचे रखी चादर उठाकर अपने वजूद पर डाल दी। कुछ अभी के केस की वजह से और कुछ दूसरे केसेस की वजह से वो इस कदर मसरूफ़ रहा था कि कोशिश के बावजूद 20-22 दिनों से हवेली जा ही नहीं सका। सारे दिन मसरूफियात के बाद जब वो सोने के लिए लेटता तो हुरा का ख्याल इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता। वो डरी सिमटी हुई लड़की इसे अपनी जानिब जैसे खींच रही थी। मैले काले कपड़ों में छुपी हुई बार बार चादर से खुद को छुपाना, यकदम सहम जाना, इससे निगाहें न मिलाना, बेआवाज़ रोना, इसकी शरारत पर हफ़त के मारे रुख मोड़ना। एक मुलाकात में ही वो इसकी गुर्बत से इस कदर सरशार हुआ था कि इसका ख्याल इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। आज इसने खुद से ऐद किया था कि बेशक काम छोड़कर जाना पड़े, मगर वो आज हवेली ज़रूर जाएगा। मज़ीद हुरा से दूरी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस दौरान इनसे बाबा सरकार की भी कॉल आई थी। कुछ इनका सोचते हुए जल्दी से काम निपटा कर हवेली की जानिब रवाना हुआ, मगर मौसम की वजह से गाड़ी आहिस्ता चलानी पड़ी। जब वो हवेली पहुंचा इस वक्त घड़ी की सुइयां रात के 10 बजा रही थी। हवेली के तमाम मकीन हनकी के बायस अपने अपने कमरों में लिहाफ ओढ़े आराम कर रहे थे। अब्बास आसपास का जायज़ा लेते अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे की लाइट ऑन करने के बाद चौंक कर एक नज़र कमरे पर डाली, मगर कमरा वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। मगर इस मरतबा वो हुरा का वजूद इस कमरे में जाता था। इस ख्याल के बरखिलाफ कमरा खाली था। हुरा का कमरा कौन सा? दिल में सोचते हुए इसने अपने लैपटॉप वाला बैग मेज़ पर रखा। बहुत खूब अब्बास, हमदानी लापरवाही की इंतहा है। तुम ये ही नहीं मालूम कि तुम्हारी बीवी किस कमरे में रहती है। तो फिर मुझ पर
अपनी लापरवाही पर दिल में शर्मिंदा होते वो बड़बड़ाते हुए अब हुरा की तलाश में कमरे से निकला। जब इसे गर्म चादर में लिपटी हुई नूरे किचन से निकलती हुई नजर आई। शायद वो पानी लेने आई थी। इसके हाथ में मौजूद जग देखकर अब्बास को अंदाजा हो गया। नूरे भी अब्बास को देख चुकी थी। यकीनन वो अभी हवेली पहुंचा था, क्योंकि इसने अपना वकीलों वाला काला कोट अभी तक पहना हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जब वो नूरे के करीब पहुंचा तो संभलते हुए नूरे ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। अब्बास ने निगाहें इधर उधर करते हुए जवाब दिया। कैसी हैं? अब्बास ने जेब से मोबाइल निकालते हुए नर्म लहजे में पूछा। नूरा ने मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा। जितने सामने खड़े शख्स की वजह से वो अजियत में रहती थी, अब इसको सामने देखकर जैसे हर तकलीफ पल में ख़त्म हुई थी। ठीक, आप कैसे हैं? अब्बास के हाथ में थामे मोबाइल को तकते हुए इस बार मर्तबा नूरे ने पूछा, जबकि नूरे के निगाहें चुराने पर अब्बास ने अपनी झुकी नज़रें भी अपने मोबाइल की जानिब की। ठीक। चची कैसी हैं? अब्बास ने सरसरी नज़र मैसेजेस पर डालते हुए पूछा। इस बार फिर नूरे ने इसके वजाहत से भरपूर चेहरे को देखा। ठीक है, वो धीमी आवाज़ में बोली। चलें, काफ़ी रात होगी, आप आराम करें, फिर बात होगी। अब्बास धीमी आवाज़ में कहता आगे बढ़ गया, जबकि नूरे इसकी पुश्त को देखती रह गई। फिर से शिकस्ता कदमों से चलती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। जाने ये शख्स इसका कभी हो सकता भी था या नहीं। वो बारिश आने पर धुले हुए कपड़े हवेली के पिछले हिस्से से ला रही थी। जब दूर से अब्बास और नूरे इसे बात करते नजर आए, अब्बास को देखकर तो जैसे इसकी सांसें ही रुक गई थी। तेज से कदम उठाती वो चल रही थी कि नायत से बुरी तरह टकराई। हाय हाय, बेड़ा घर को तेरा मार दिया। नायत सर पर हाथ रखती हुराई, जबकि हुरा भी सर पर हाथ रखती डर से के पीछे हुई। इसका सर बुरी तरह चकराया था, जबकि नायत खूंखार निगाहों से इसे घूर रही थी। अंधी है क्या? कोई काम जो तेरा सीधा हो, मनहूस है पूरी। सर फाड़ दिया मेरा। नाहिद उनसे मजीद कवालियों से नवाज रही थी। वो लब पीछे खड़ी रही। आसी क्या आफत आ गई जो भागी चली जा रही थी। हुरा का बाजू जोर से दबाते हुए वो फिर से गुराई। क्या हो रहा है? ये आवाज़ सुन के इस सिमत आया था, मगर सामने का मंजर देखकर इसने सख्ती से मिठियाँ बीजी, जबकि आवाज़ की दहाड़ती आवाज़ सुनकर नाहिद काम की और हुरा का बाजू छोड़ दिया। हुरा अब अपना बाजू दूसरे हाथ से सिलाते हुए आवाज़ को तैश में अपनी जानिब बढ़ता देख कर सहम कर चंद कदम पीछे हुई। किस अंदाज में बात कर रही थी मेरी बीवी से? होश में हो? हुरा के बराबर में खड़े होकर वह इस कदर बुरी तरह झड़कता हुआ पूछा था कि नायत चीज जान से कांप गई, जुबान तालू से लग गई। इसे समझ ही नहीं आई क्या कहे, तभी सर झुका लिया, जबकि हुरा आंखें फैलाई आवाज़ को देख रही थी, जिसका गुस्सा के बायस चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थी। सर उठाओ और अच्छी तरह देखो, ये लड़की बीवी है मेरी। खबरदार आइंदा इस अंदाज में बात करना तो दूर, ज़रा सी बुलंद आवाज़ में बात की हुरा से तो तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। वो फिर से दौड़ा था, जबकि इसकी आवाज़ की करहती नाहिद और हुरा दोनों को कांपने पर मजबूर कर गई। नाहिद अपने तहम्मुल मिजाज सरदार को इस कदर तैश में देखती बाकायदा कांपने लगी। आवाज़ बहाल होने पर अब्बास के कदमों में बैठ गई। मुझे माफ़ कर दे सरकार, आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी, बस एक मरतबा माफ़ कर दे मुझे। अब्बास के कदमों में बैठी वो बुलंद आवाज़ में रोते हुए कह, जबकि अब्बास 2 कदम पीछे हुआ। हुरा से माफ़ी मांगे, अगर वो माफ़ करती है तो ठीक है, हकमराना अंदाज में कहते हुए इसने अपने पीछे खड़ी गुमसुम सी हुरा को कलाई अपने हाथ थाम कर अपने बराबर किया, जबकि नाहिद एक पल को अब्बास का हुक्म सुनकर ठिठक गई। मुझे माफ़ कर दें। हुरा के सामने झुके वो हाथ जोड़े माफ़ी मांग रही थी, जबकि हुरा भी यकीनी की कैफियत में अब्बास के साथ लग गई। अब्बास ने भी इसकी कलाई छोड़कर इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल कर लिया। माफ़ कर दे जानब, माफ़ करना अच्छी बात होती है। हुरा की सहमी आंखों में देखते हुए अब्बास ने इस बार लहजे में नरमी लिए कहा तो हुरा कभी अब्बास के चेहरा देखती, कभी नाहिद का मस्किनों वाला चेहरा और बंदे हाथ देखने लगी। फिर मैं सर लाया, दूर हो जाओ अब मेरी नज़र से। जब मैं हवेली में मौजूद हूँ तो भूल के मेरे सामने मत आना। गेट लॉस्ट। दरिश्तगी से कहते हुए अब अब्बास से जाने का इशारा किया। नाहिद जान बख्शी जाने पर सर झुकाकर उल्टे कदम भागी। नाहिद के जाते ही अब्बास ने हुरा को खुद से जुदा किया और सख्त निगाहों से देखने लगा। अब्बास के दूर करने पर हिरा गिरते गिरते बामुश्किल बची और अब्बास की सर्द निगाहें खुद पर महसूस करते डर के पीछे हुई। फ़ौरन कमरे में आए। सर्द अंदाज में हुक्म देता वो तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया, जबकि हुरा कुछ भी समझने से कासिर थी। कांपनी टांगों से अब्बास के पीछे चलने लगी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो अब्बास कमरे में तेज़ तेज़ चक्कर काट रहा था। हुरा को आता देखकर इसकी जानिब बढ़ा और हाथ से पकड़कर इसे दरवाजे के पास से हटाया। दरवाज़ा लॉक करता फिर से कमरे में चक्कर लगाने लगा, जबकि हुरा दीवार से चिपक गई। अब्बास के खतरनाक तेवर देखकर इसके वजूद से ऐसे जान निकल रही थी। आई कांट बिलीव इट, वो कैसे आपसे इस अंदाज में बात कर सकती है? चक्कर लगाते हुए हुरा के करीब आकर बेयकीनी से बोला। इसे वाकई हैरत हुई थी। आप किस तरह खामोशी से खड़ी इसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर सकती हैं? चले मैं मानता हूँ आप बहुत इनोसेंट हैं, मगर ये क्या कोई तरीका है हुरा कि आप खामोशी से सुनती रहें? मैंने वेट किया कि मैं भी आप कुछ बोले, लेकिन नहीं। अगर आप कोई आपसे इतनी बदतमीजी कर रहा है, वो भी मुलाजिम, तो आप कैसे खामोश रह सकती हैं? अब्बास दीवार से चिपकी हुरा को देखता सर दरदास में खासा बुलंद आवाज़ में पूछा था, जबकि दोनों के दरमियान एक हाथ का फासला था। हुरा सांसें रोक के खड़ी रोने को तैयार थी, मगर अब्बास के डर की वजह से रो भी नहीं पा रही थी। आपने मुझे बहुत मायूस किया है हुरा। अब्बास के लहजे में वाकई मायूसी थी, जिसे हुरा ने मायूस किया। वो मुलाजमा है और आप मालकिन हैं। आप फिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो इस तरह से आपसे बात करे? जानब मैं खुद को इजाज़त नहीं देता कि मैं खुद अपनी बीवी से इस कदर बदतमीजी से बात करूँ, फिर वो तो मेरी मुलाजमा है, कैसे कर सकती है वो?
अब्बास को दिल दुख पहुंचा था ये सब देखकर, मगर मायूसी हुर्रा की खामोशी से हुई थी। वो सर नफ़ी में हिलाता अपनी ही धुन में बोल रहा था। जब हुर्रा दिल बर्दाश्त होती इसके सीने से लगकर रोने लगी। सही महीनों में तो अब अब्बास घबराया था हुर्रा को इसका शिद्दत और दुख से रोता देखकर। अब आप इस तरह मुझे इमोशनल करके मेरी डांट से नहीं बच सकती। खुद भी हुर्रा की कमर के गिर्द दोनों बाजू हमायल करते हुए वह नरमी से बोला। तो हुर्रा के रोने में मजीद शिद्दत आ गई। वो जब तक अच्छी तरह आंसू न बहा चुकी थी तब तक अब्बास खामोशी से इसका रोना सुनता रहा। जब काफ़ी देर बाद हुर्रा कुछ संभली तो खुद ही अब्बास से फासला कायम करती अपनी चादर से चेहरा साफ करने लगी। रोल लिया जितना रोना था आप वहीं से स्टार्ट करते हैं। हुर्रा को पीछे हटता देख अब्बास भवें उचकाकर संजीदगी से कहने लगा। हुर्रा ने सुर्ख आंखों से नासमझी से इसे देखा। खुद को इतना मजबूत करें हुर्रा के किसी की हिम्मत ना हो आपसे इस तरह बात करने की। हुर्रा को देखते वो संजीदगी से खोया हुआ तो हुर्रा ने इस बात में सर लाया और सर दाबरी। अब वो इसे कैसे बताती वो किस किस हाल से गुजरी थी। बगावत करने पर किस तरह तशद्दुद किया जाता था। तभी इसने खुद खुदा पर छोड़ते हुए सब्र कर लिया था। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। हुर्रा को खामोश देखकर अब्बास ने इसे अपने करीब बेहद करीब करते हुए पूछा। जी जी। आवाज़ की गुर्बत को महसूस करती हुए निगाह शर्म और हया के पास झुकाते हुए बोली। इसकी चादर से ऐसे सिरक कर कंधे पर आ गई थी, मगर आवाज़ के मुकम्मल हसार में वह हिल भी नहीं पा रही थी। खजा की चादर को दुरुस्त करती। मैंने बहुत मिस किया आपको, जानती हूँ आपने भी मुझे मिस किया होगा। हुर्रा के चेहरे पर झुकते अपने लबों को इसके नखूर से मिस करता वो सरगोशी में बोला, जबकि हुर्रा आंखें सख्ती से नीचे इसकी शर्ट को मुट्ठियों में बीचे लरज रही थी। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। हुर्रा के घने लंबे बालों में उंगलियों से हरकत से वो इसके बालों को रब्बों से छूने लगा। मुझे नींद आ रही है। अब्बास की बढ़ती जसारतें महसूस करते वो आंखें बंद के बोलते। अब्बास की निगाह इसके लरजते लबों पर ठहर गई। मजबूत बहाना बनाए तो शायद मैं पीछे हो जाऊँ। दिलकश मुस्कुराहट लबों पर सजाए व सखावत से बोलता। हुर्रा ने बेबसी आंखें वहाँ की। बलाशबा अब्बास की कुर्बत इसके हवासों पर सवार हुई थी। अब्बास ने इसके देखने पर कांधे उचकाए तो हुर्रा ने सर इसके सीने से टिका दी। जो अब्बास ने इसे मजीद खुद में भींच लिया। सरदार बीबी गजब हो गया। हाय अब क्या होगा बीबी, क्या होगा अब। सुबह सरदार बीबी के लाउंज में आते ही नाहिद इन्हें देखती बयान करने लगी। सरदार बीबी के माथे पर शिकन उभरे। क्या हो गया है जो इस तरह पीट रही है। नाहिद के अजीबो गरीब चेहरे के जाविये बनाकर रोने पर सरदार बीबी इसे टपट कर बोली। हाय बीबी मैं कैसे बताऊँ आपको ये गुजरी रात कैसी अनहोनी लेकर आई थी हवेली में। नाहिद ने आंसू बहाते हुए सर और हाथ लहराते हुए बयान किया। नाहिद अब बक भी दे। सरदार बीबी झुलाकर बोली। जाने अब और क्या क्या होगा। इस लड़की ने और क्या क्या छोटे सरदार को कहा है। नाहिद की बात पर सरदार बीबी अब पूरी तरह इसकी जाने में मुतवज्जह हुई। किस लड़की ने नातने पर शिकन डालते पूछा। बीबी इसी बनी ने। नाहिद ने आसपास निगाहें घुमाई। बोला क्या कहा है इसने अब्बास से। सरदार बीबी लहजे में हैरत लिए पूछ रही थी। पता नहीं आपके बारे में क्या कहा होगा बीबी जी। छोटे सरदार तो बहुत गुस्से में थे रात को। नाहिद झूठ बोलने में खासी माहिर थी, तभी खुद से बातें बनाकर बताने लगी। आखिर को वो रात हुई। छोटे सरदार के हाथों अपनी बेइज्जती वो भी हुर्रा के सामने कैसे फरामोश कर सकती थी। अब्बास हवेली आया हुआ है। नाहिद की बात सुनकर पहले तो वो ठटक गई थी। जी सरदार बीबी सरकार तो रात को ही आ गए थे, मगर नाहिद अपना पहला तीर चला चुकी थी। मगर क्या। इन्हें फ़ौरन पूछा। पहले वो अगर देर रात को भी आते थे तो आपके मुतालिक ज़रूर पूछते थे, मगर कल तो वो फिर से बोलती रुकी गई। सरदार बीबी ने सर हिलाते से दोबारा डपटा। मगर क्या आप बोल भी मगर कल तो इन्होंने आपका पूछा ही नहीं। और वो बोलने के बाद रुककर सरदार बीबी का उतरा चेहरा देखने लगी। और क्या। और बीबी सरदार ने साहब ने कहा कि इनकी बीवी से अगर किसी ने ऊंची आवाज़ में बात भी की तो वो अपनी बीवी को लेकर हवेली से चले जाएंगे, बता देना सबको। नाहिद बोलती जा रही थी और सरदार बीबी का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया। बीबी इसने काला इल्म कर दिया है छोटे सरकार पर। वो लड़की जादूगरनी है। मैं क्या बताऊँ आपको। बताते हुए भी शर्म आ रही है। रात को क्या हुआ। नाहिद भरपूर अदाकारी कर रही थी और सरदार बीबी के बढ़ते हुए गुस्से को देखकर दिल में खुश भी हो रही थी। क्या बकवास करिए तू। सरदार बीबी चलाकर बोली। सरकार से बाहों में उठाकर अपने कमरे में लेकर गए थे सब मुलाजमीन के सामने। नाहिद अपनी बात मुकम्मल करके सरदार बीबी को देखा, जिनका चेहरा गुस्से के बायस सुर्ख हो रहा था। बीबी दफ़ा हो जा। नाहिद के पुकारने पर बताड़ी तो नाहिद दिल में फतह की खुशी मनाते हाथ जोड़े लॉन्च से निकल गई। यकीनन इसने अच्छा खेल खेला था। मुसलसल बजते मोबाइल की वजह से इन दोनों की आंख खुली थी। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। हुर्रा ने बोझल आंखें खोली तो अब्बास साइड टेबल से अपना मोबाइल उठा रहा था। अब्बास को उठता देख हुर्रा भी एक हाथ से आंखें मलते हुए इसकी जानिब मुतवज्जह हुई, मगर फिर अब्बास के कसरती जिस्म को शर्ट के बगैर देखकर निगाहें झुका ली। हाँ मत बोलो। अब्बास की नींद में डूबी भारी आवाज़ ने कमरे की खामोशी में इर्ताश पैदा किया। मैं घर पे नहीं हूँ। अरे नहीं मैं हवेली आया हूँ रात से। अब्बास ने सरसरी सा जवाब देते हुए अपने बाएं जानिब देखा जहाँ हुर्रा ब्लैंकेट ओढ़े लेटी थी। हाँ बोल सुन रहा हूँ। हुर्रा के वजूद से निगाहें हटाते अब्बास इस मरतबा नहायत तवज्जो से पूछ रहा था। अहमद वो निकलना नहीं चाहिए हमारे हाथों से। अपनी पूरी कोशिश कर इसे हिरासत में लेने की। बोलते हुए अब्बास के लहजे में नफरत और सख्ती आ गई, जो कि इसकी बातें की वजह से सुनती हुर्रा ने भी महसूस की। नहीं मैं आज हवेली में ही रहूँगा। अब्बास ने कहते हुए दोबारा मदम रोशनी में हुर्रा को देखा, जिसने इस बार अपनी निगाहें बंद कर ली। 2-3 दिन तक रुकूंगा अभी यहाँ।
अब्बास ने इस बार बालों में उंगलियां फेरते हुए जवाब दिया, ओके खुदाफिज। अलविदाई कलमात अदा करने के बाद अब्बास ने बाल साइड टेबल पर रखते और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। जबकि हुरा ने आंखें वाक की तो अब्बास को सर झुकाए बैठे देखकर परेशान हो गई और उठकर बैठने के बाद झिझकते हुए अपना कपाता हाथ अब्बास के कंधे पर रखा, मगर निगाहें अब्बास के सर उठाने पर झुका ली। आप ठीक है ना? अब्बास के मुतवज्जा होने पर फ़ौरन अपना हाथ इसके कंधे से उठाते हुए धीमी आवाज़ में पूछी थी, जबकि इसके लहजे में परेशानी वाज़िह थी, दुआ करे मेरी बहन के कातिल मिल जाएं। जब तक इन्हें अंजाम तक पहुंचाऊंगा नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हुरा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए लहजे में दुख लिए बोल रहा था। मतलब रोशनी होने के बावजूद हुरा इसकी आंखों में नमी बासानी देख सकती थी। आप दुआ करेंगी ना? हुरा को खामोशी से खुद को तख्ता पाकर दोबारा से बोला, आपकी बहन के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ऐसा जुल्म के ना जिसकी माफ़ी और ना तलाफ़ी। मैं सज़ा है और मेरी दुआ है कि जल्द अज जल्द मुलाजिम ज़ालिमों को इनके अंजाम तक पहुँचाए। हुरा बेहद धीमी आवाज़ में बोल रही थी, जबकि इसकी बात पर अब्बास ने महज सर हिलाया। आप परेशान ना हो। अब्बास के चेहरे पर दर्द की तहरीर पड़ते हुए हुरा ने इसे तसल्ली देनी चाहिए। आप जानती हो हुरा, ये वो दुख है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये दुख मेरे सारे हवास से सलब कर देता है कि कई दिन तक सुकून नहीं मिलता मुझे ये सोच कर कि मजलूम मिट्टी तले दफन है और जालिम वहशी खुलेआम घूम रहे हैं। वह शदीद कर्ब की हालत में बोल रहा था और अपने मोहसिन को इस तरह तकलीफ में देख कर तड़प गई। आप परेशान ना हो, जालिम अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। अब इस बार बेख्तियार हुरा ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए तसल्ली दी। अब्बास ने सर दाह भरकर सर हिलाया। मुझे अब नींद नहीं आएगी। अगर आप सोना चाहती हैं तो सो जाएं। आई थिंक आपकी नींद पूरी नहीं हुई। मैं फ्रेश होकर माँ और बाबा के पास जाऊँगा मिलने के लिए। अब्बास ने हुरा की सुर्ख और बोझल आंखें देखते हुए कहा, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो दोनों सोए थे। नहीं, मैं भी जा रही हूँ, 7 बज गए हैं। हुरा ने सामने दीवार पर नस्ब घड़ी में वक्त देखते हुए कहा और अपने कपड़े दुरुस्त करती चादर उठाने लगी। आप कहाँ जा रही हैं? हुरा का बाजू थाम कर इसे दोबारा बेड पर बिठाते हुए अब्बास ने पूछा। अपने कमरे में। अब्बास के हद दर्जा नरम तबीयत के बायस अब हुरा इससे कुछ बात करने लगी थी। मगर अपना सामान इस कमरे में शिफ्ट कर लिया, अब यही आपका कमरा है। अब्बास ने हुरा के हैरान चेहरे को देखते हुए कहा, फिर सारे टेबल पर रखे अपने वॉलेट से चंद 5,000 के नोट निकालकर हुरा की जानिब मोड़ा और नोट इसकी जानिब बढ़ाकर हाथ में थमा। ये हुरा ने नासमझी से अब्बास को देखा। आपकी पॉकेट मनी है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुलाजमत की कहकर मंगवा लीजिएगा। थोड़ी लापरवाही की है मैंने, बस कुछ मसरूफ़ रहा और कुछ ज़हनी परेशानी रही, मगर आप जिम्मेदारी है मेरी, ये बात अच्छे से समझता हूँ मैं। बहुत ज़रूरियात होंगी आपकी जिनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। बाकी शॉपिंग करवाऊँगा आपको 1-2 दिन तक। अब्बास सरसरी से अंदाज में कहता अलमारी की जानिब बढ़ गया, जबकि हुरास बाद में सर हिलाती उठ गई। नाश्ता सबके साथ करेंगे, आप तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आ जाएं। हुरा को दरवाजे की जानिब बढ़ते देखकर अब्बास ने हल्का सा मुस्कुराकर और कपड़े हाथों में थामे वाशरूम की जानिब बढ़ गया। जबकि हुरा एक पल को चौंकी, फिर सोचों में उलझी अपने कमरे में चली गई। अब्बास जब डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो वहाँ पहले से ही सही सरदार शेरदिल, सरदार बीबी, नाइमा हमदानी और नूरे अपनी अपनी कुर्सियों पर बरजुमान थे। अब्बास ने सबको सलाम करके अपनी कुर्सी संभाली। नाहिद अब्बास को हाल में देखकर फ़ौरन बावर्ची खाने में चली गई, जबकि नूरे अब्बास को देखने लगी, जो करीम कलर की शलवार कमीज में मलबूस था। साफ रंगत, कसरती जिस्म, नम बाल, चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट जो किसी का भी दिल मोह ले। जबकि नूरे की निगाह खुद पर महसूस करके अब्बास ने एक पल को निगाह उठाई। इसी पल डाइनिंग हॉल में हुरा दाखिल हुई। अब्बास की निगाह हुरा के निखरे वजूद पर ठहर गई। नीले रंग के सादा जोड़े में अपनी सी बड़ी सी चादर ओढ़े निखरा निखरा चेहरा अब्बास मबहूत सा इसे तकने लगा, जबकि सरदार बीबी की निगाहें भी अब्बास की निगाहों के ताक़ुब में थी। अब्बास की गहरी निगाहों में हुरा के लिए जज्बात देखकर नाहिद की बातें इनके कानों में गूंजने लगी। अब्बास, मुझे कुछ हो रहा है। सीने पर हाथ रखते हुए सरदार बीबी इस कदर बुलंद आवाज़ में बोली कि अब्बास समेत सबने चौंक कर इन्हें देखा। क्या हुआ अम्मा? सरदार बीबी को सीने पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेते थे। अब्बास परेशानी के आलम में इनकी जानिब बढ़ा, मगर इनकी तो हालत ही बिगड़ने लगी। सभी परेशानी से सरदार बीबी को पका रहे थे, मगर इनकी आंखें बंद होने के दर पे थी। शहजाद, गाड़ी निकालो, बुलंद आवाज़ में शहजाद को हुक्म देते अब्बास ने सरदार बीबी को उठाया और बाहर के संग बढ़े। सरदार शेरदिल, नाइमा हमदानी और नूरे भी इसके पीछे लपके, जबकि हुरा अचानक हुई इस कार्रवाई पर हकीकतन परेशान हो गई। सरदार बीबी को माइनर अटैक हुआ था, जिस बात से परेशान थे। अगले चंद दिन इन्हें अस्पताल में रखा गया था। इस दौरान सरदार बीबी हर वक्त अब्बास को अपने पास रखती। वो महज कपड़े बदलने या खाना खाने हवेली जाता था, फिर अस्पताल चल जाता। तकरीबन 1 हफ्ता इन्हें अस्पताल रखा गया। इस दौरान अब्बास की एक मरतबा हुरा से हवेली में सरसरी से मुलाकात हुई, जबकि बाकी घर वालों की तरह हुरा भी परेशान थी। बेशक सरदार बीबी ने हमेशा इसे अपनी नफरत और तशद्दुद का निशाना बनाया था, मगर थी तो वो एक माँ, और माँ क्या होती है ये कोई हुरा से पूछे, जो आखिरी वक्त में अपनी माँ से भी ना मिल सकी। फिर अब्बास इस कदर परेशान रहता कि हुरा सरदार बीबी की सेहत और ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगी। इस दिन के बाद नाहिद ने फिर कभी इससे बदतमीज़ी से बात नहीं की थी, मगर काम वो पूरे अपने हिस्से के करती थी। 2 दिन पहले ही सरदार बीबी की तबीयत बेहतर होने पर अब्बास घर ले आया था और फिर फ़ौरन ही शहर को रवाना हो गया। जबकि आज सरदार बीबी ने अपने कमरे में नूरे को बुलवाया। नाहिद, मेरे कंगन लेकर आ। नाहिद को ड्रेसिंग टेबल के दराज की जानिब इशारा करते हुए सरदार बीबी ने हुक्म दिया। इस वक्त नाइमे और नूरे दोनों ही इनके पास कमरे में मौजूद थी।
बीबी जी यहाँ तो कंगन नहीं है। दराज खंगालने के बाद नाहिद ने कहा तो सरदार बीबी के माथे पर बल पड़े। ये वो कंगन थे जो हर वक्त पहने रखती थी। बीमारी के दौरान अस्पताल में उतारे गए थे। अरे बावली हो गई है क्या? यही होंगे, देख से ऐसे कहते हुए वो खुद भी बेड से उठी। सरदार बीबी आप बैठे आराम करें, नूरे तुम देखो जरा। नईमा ने उन्हें उठते देखकर नूरे को कहा तो वो नूरे फौरन उठी और दराज खंगालने लगी। यहाँ तो नहीं है सरदार बीबी। नूरे का जवाब सुनकर सरदार बीबी खुद उठी और देखने लगी, मगर बेसुध। कहाँ जा सकते हैं? अरे नाइमा, हर वक्त पहनने की आदत थी मुझे। ज़िंदगी में पहली बार उतारे तो सोचा अपनी होने वाली बहू को पहनाऊंगी। अब मगर ये क्या बदशुगनी हो गई। अब्बास की दादी ने अब्बास की पैदा होने पर मुझे दिए थे। मायूस होकर वो बोली, मगर बीबी आज तक कभी हवेली में कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हुई, फिर आज कैसे? नाहिद इसके करीब जाकर कहती है तो सरदार बीबी इसकी बात सुनकर ठड़क जाती हैं। हाँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आज चोरी कैसे हो सकती है? ने सर हिलाते हुए सोच अंदाज में कहा। बीबी जी, मुझे सब मुलाजमीन पर भरोसा है, मगर वो जो लड़की है ना, इस पर शक हो रहा है। सरदार बीबी के कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा। इसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि वहाँ मौजूद नूरे और नाइमा ना सुन सकी, जबकि सरदार बीबी एकदम गुस्से से बोली, इस लड़की को बुलाओ। फिर अगले चंद लम्हों में हुरा इनके सामने थी। ए लड़की, मुझे सच सच बता दे कि मेरे कंगन तूने चोरी किए हैं ना? हुरा के बाल चकड़े, वो धाड़ी चिपकी। इनकी बात सुनकर हुरा के पैरों से ज़मीन निकल गई। नहीं, मैंने नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। हिरा की लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। आंखें इसकी आंसुओं से भर गई थी। झूठ बोली तो जुबान काट दूंगी तेरी। बोल, कहाँ है कंगन? हुरा का चेहरा दबोचे वो धाड़ी थी। नाइमा और नूरे परेशान से सारी सूरत-हाल देख रही थी, जबकि नाहिद के चेहरे पर शतराना मुस्कुराहट थी। मुझे नहीं मालूम, रोते वो बामुश्किल बोल सकी। घटिया नीच खानदान की लड़की है तुम, तुझसे कोई भी उम्मीद की जा सकती है। शराफत से बता दे, नहीं तो हाथ कटवा दूंगी। उन्होंने एक झटके से ज़मीन पर फेंकते हुए धमकी दी, जबकि हुरा मुसलसल रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। इसके तो वह गुमान में भी नहीं था कि कंगन कहाँ है, मगर चोरी का इल्ज़ाम लग गया था। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, हुरा सिसकते हुए कह रही थी। नाहिद, मेरे कमरे की सफाई कौन करता है? सरदार बीबी ने मुड़कर नाहिद से पूछा। यही करती है बीबी जी। नाहिद ने फर्श पर गिरी सहमी हुई हुरा की जानिब इशारा करते हुए कहा। अभी इसके कमरे की तलाशी लेते हैं, पता चल जाएगा कि चोरी किसने की है। सरदार बीबी ने कहते हुए हुरा का बाजू पकड़ते अपने साथ चलने लगी, जबकि नईमा, नूरे और नाहिद भी कमरे में दाखिल होकर सरदार बीबी ने मुलाजमा से कमरे की तलाशी लेने को कहा, जबकि हुरा सहमी आंखों से मुलाजमा को देख रही थी। जाने आगे कौन कौन से इम्तिहान देने बाकी थे। बीबी जी, ये चटाई के ऊपर रखी हुरा की चादर के पल्लू में से सरदार बीबी के कंगन और चंद नोट बरामद हुए थे, और वहाँ मौजूद तमाम नफूस अपनी जगह साख्त हो गए थे। हुरा ने बेयकीनी से इन कंगन को देखा, जिसे वो पहली दफ़ा देख रही थी। हाँ, अब बोल कि तूने चोरी नहीं की। सरदार बीबी कंगन हाथ में लेते हुए हुरा की जानिब मुड़ते हुए गुर्राई। मैंने चोरी नहीं की। हुरा खौफ से चंद कदम पीछे होती रोते हुए बोली। और ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अब इन्होंने नोट हुरा की जानिब छालते हुए पूछा। ये मुझे सरदार ने। लड़की, तू तो वाकई बहुत बड़ी चोर है। मेरे कंगन भी चुरा ली और इतने सारे पैसे भी। हुरा के बोलने से पहले इसकी बात काट कर बोली। अच्छा, अगर तूने चोरी नहीं की तो ये तेरी चादर के पल्लू में क्या कर रहे हैं? सरदार बीबी कंगन हाथ में लिए दाढ़ी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। हुरा नफ़ी में सरलाती आंखों में खौफ लिए बोली, तो सरदार बीबी ने बाजू से जकड़ा कर इसे सामने किया और इसके चेहरे पर जोरदार तमाचे मारने लगी। ये होलनाक मंजर देखकर नूरे से रहा नहीं गया और आगे बढ़ जब नईमा ने इसका बाजू थाम कर इसे रोक लिया। अपने कमरे में जाओ नूरे, नाइमा धीमी आवाज़ में हुक्मिया अंदाज में बोली थी। माँ, वो तुम चलो यहाँ से। नूरे ने कुछ बोलना चाहा, जब नईमा ने इसे रोक दिया और उसे लेकर कमरे से निकल गई, जबकि पीछे सरदार भी हुरा को बुरी तरह मारी थी, यहाँ तक कि वो शिद्दत डर से निढाल होगी। मेरे बेटे के साथ के ख्वाब देखे ना तूने तो आंखें नोच लूंगी तेरी। हुरा को फर्श पर पटक कर वह दंदनाती हुई कमरे से निकल गई। इनके पीछे नाहिद भी लब्बों पर मकरूम मुस्कुराहट से जाए निकल गई, जबकि हुरा बुरी तरह रोने लगी। या अल्लाह, और कितने इम्तिहान बाकी हैं। इतनी नफरत, इतनी हकारत, इतने इल्ज़ाम, और नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। माँ बाबा, मुझे अपने पास बुला ले प्लीज़, और नहीं सह सकती। ज़मीन पर रोंदे मुँह गिरी वो शिद्दत से रो रही थी, मगर अभी इसके इम्तिहान बाकी थे। हर मिलेगे दुख की तरह इस दुख अजियत को सारी रात रो लेने के बाद अगले दिन तलू होने वाले दिन फिर से वही नफरत, वही जिला इसकी ज़िंदगी में शुरू हो गई। मगर अगले 2 दिन सज़ा के तौर पर इसे एक वक्त का खाना दिया जाता। खाती तो वो पहले भी बचा हुआ था, और फिर जब वो रात के सारी अपने ज़िम्मे के काम निपटा कर इस कमरे में बिछी चटाई पर आ लेटी तो इसकी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। जी मतली करने लगा, अब काइयाँ आने लगे, सर बुरी तरह चकराने लगा। मगर इस बड़ी सी हवेली में किसी को इसके दुखी तकलीफ़ों का एहसास न था। जाने अब इसकी और कितनी आजमाइशें बाकी थी। वो अपने ऑफिस में बैठा केस की फाइल चेक कर रहा था, जब इसे बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। सर, वो एक औरत और उसकी बेटी आपसे मिलना चाहती है। आपने डिस्टर्ब करने से मना किया था, इसलिए मैंने इन्हें वेट करने का, मगर वो मान ही नहीं रही। मंसूर, जो कि इसका गार्ड था, अब्बास के पूछने पर बताना। अच्छा, इन्हें भेजो। अब्बास सामने रखी फाइल बंद करते हुए हुक्म दिया। कुछ देर में एक औरत अपनी बेटी के साथ कमरे में दाखिल हुई। तशरीफ़ रखें। अब्बास ने एक सरसरी सी निगाह इन पर डालकर सामने को रखी कुर्सियों की जानिब इशारा किया। अब्बास को वो आम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लगे। पानी लाऊं? इनके पीछे खड़े मंसूर को हुक्म देकर इन माँ बेटी की जानिब मुतवज्जह हुआ। जी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? धीमे नर्म अंदाज में इसने पूछा तो इन दोनों माँ बेटी की कुछ हिम्मत मिली। वकील साहब, हम आपकी फ़ीस अदा नहीं कर सकते, मगर मैं चाहती हूँ आप ही मेरी बेटी का केस लड़ें। इस औरत ने अपनी
17-18 साल बेटी की जानिब इशारा करते हुए कहा, आप बताएं कि मसला क्या है। अब्बास ने भरपूर संजीदगी से पूछा। मेरी बेटी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है साहब। मैंने साल पहले अपने भाई के बेटे के साथ ब्याह दिया था इसे। शादी के 1 माह बाद मेरा दामाद बाहर चला गया। फिर तो जैसे मेरी बेटी की ज़िंदगी ही अजीरन होगी, मगर सब्र कर लिया हमने, लेकिन अब तो जुल्म की इंतहा होगी मेरी बेटी के साथ। वो औरत बोलते हुए रोने लगी तो अब्बास ने पानी का गिलास इनकी जानिब बढ़ाया, जबकि दूसरा गिलास अब्बास ने अबाए में लिपटी इस लड़की की जानिब बढ़ाया जो चेहरा छुपाए रो रही थी। देवर ने वो दुख माँ फिर से बमुश्किल 2 अल्फाज अदा कर पाई कि रोने लगी, जबकि वो लड़की भी इस कदर रोने लगी कि अब्बास लबीजे सर झुका गया। यकीनन आगे की बात वो समझ गया था। इस लड़की के साथ क्या जुल्म हुआ था। बेसाख्ता इसे आबी के साथ हुए जुल्म का ख्याल आया और सामने बैठी लड़की में इसे आबी का अक्स नजर आया, जिस पर इसका दिल फटने लगा। आपने मुकदमा दर्ज करवाया। चंद लम्हों बाद अब्बास अपनी जानी हालत पर काबू पाया था तो इस औरत से पूछने लगा जो खुद भी रो रही थी। हम अपनी इज्जत की खातिर खामोश हो गया। औरत ने आंसू साफ करते हुए कहा तो अब्बास ने चौंक कर इन्हें देखा। क्या मतलब, नासमझी से पूछा गया। आपकी बेटी बेकसूर है, जुल्म इसके साथ हुआ है। अगर इज्जत ख़राब हुई तो इस शख्स की होगी जिसने ये शर्मनाक हरकत की है कि अपनी ही भाभी देखें। यही तो हमारे माशरे की ख़राबी है कि जिसके साथ ये जुल्म होता है हम इसे कहते हैं कि इसकी इज्जत ख़राब होगी, हम इससे ही नफरत करने लगे, जबकि नफरत के काबिल तो वो दरिंदा है जिसने ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत की। आप कैसे इस जुल्म पर खामोश हो सकती हैं। अब्बास के लहजे में दर्द बोल रहा था। वो समझ सकता था कि सामने बैठी माँ बेटी किस अजियत से गुजर रही हैं। अभी के केस की वजह से भी तो सरदार शेलदिल भी इज्जत की खातिर खामोश हो गए थे और कितनी मुश्किल से इसने इन्हें केस पर राजी करवाया था। साहब, इन्होंने धमकी दी है कि अगर किसी को बताया तो वो मेरी बेटी को बदनाम कर देंगे। वो औरत दोबारा बोली। अभी तो आप मेरे पास आई हैं ना। अब्बास ना चाहने के बावजूद कहे क्या, जबकि इस औरत ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। कितना अरसा हुआ इस बात को। औरत ने झुका सर देखकर अब्बास ने दम खींच लिए। फिर अगला सवाल किया। 2 माह। इस औरत के लहजे में मजीद शर्मिंदगी दर है। आपने मेडिकल तो नहीं करवाया होगा। अब्बास के अगले सवाल पूछने पर माँ ने फिर से सर झुका लिया। FIR भी नहीं करवाया तवक्का के मुताबिक। तो वहाँ जवाब पाने के बाद अगला सवाल पूछा। यहाँ आने से पहले करवाई थी साहब आपने मेरी बेटी से कोई सवाल तक नहीं किया, मगर वो पुलिस वाले बहुत अजीब सवाल कर रहे थे, इसलिए वो माँ बताते हुए फिर से रोने लगी। जब अब्बास इसकी बात समझ गया और खामोश हो गया। जुल्म के खिलाफ जितना देर से उठेंगे इतनी ही लंबा और कठिन सफर तय करना पड़ेगा। अब्बास ने कहते हुए गहरा सांस लिया। इसके लहजे में दुख की आजमाइश थी। अमेजिश वाज़िया थी। ये लफ्ज़ मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। अब हमारी मदद करेंगे ना। इस सारे वक्त में पहली बार वो लड़की आवाज़ से मुखातिब हुई थी। शायद अब्बास का नज़र झुकी रखना और नरमी से बात करने से इस लड़की का हौसला कुछ बहाल हुआ था। अब्बास ने सरदार भरी और अपनी जगह से उठा इस लड़की के सर पर हाथ रख कर इस बात में सर ला गया। क्या वो आज बहुत परेशान लग रही है। अब्बास कॉल नहीं उठा रहा था और तो अलियान और अहमद परेशानी से इसके बंगले में पहुंच गए और अब्बास को लाउंज में गुमसुम सा किसी गहरी सोच में डूबा देखकर अहमद ने सवाल किया। जवाबन अब्बास ने सरसरी से आ जाए कि इसके बारे में इसे बताया, जबकि अलियान काफ़ी बनाता हुआ सरसरी अंदाज में सुन रहा था। अब्बास और अहमद को अक्सर अपने केसेस में एक दूसरे की मदद दरकार होती थी और इस केस में भी इसे अहमद की मदद दरकार थी, इसीलिए बताने लगा। जिसे सुनकर अहमद को अफसोस हुआ। इतना अर्सा हो गया तुम दोनों को इस तरह के केस हल करते हुए, लेकिन आज भी तुम दोनों अपने पहले केस की तरह ऐसे परेशान हो जाते हो जैसे विक्टिम से तुम लोगों का गहरा रिश्ता है। चल यार, दिल पर मत लिया करो इतना तुम दोनों ऐसे, तो जल्दी ही तुम दोनों दिल के मरीज़ बन जाओगे। इन दोनों के चेहरे पर बेइंतहा अफसरदगी देखकर अलियान ने कहा तो अहमद और अब्बास से इसका इस वक्त मजाक करना सख्त नागवार गुजरा। जो आए रोज़ तुम्हें शदीद वाली मोहब्बत हो जाती है ना, इससे दिल पे बहुत अच्छा असर पड़ता है ना। अहमद ने खासा चिढ़कर कहा तो अलियान दांत निकालने लगा। यार, एक तो मुझे समझ नहीं आती है, जो मर्द बाहर कमाने चले जाते हैं वो अपनी बीवी बच्चों को इस हवसप्रस्त दौर में किसी के भरोसे कैसे छोड़ जाते हैं, चाहे वो इसके घर के अपने ही क्यों ना हो। ये बात किसी सूरत सही नहीं है। इस मरतबा अलियान ने संजीदगी से कहा तो अहमद ने भी इसकी तायद में सर हिलाया। बहुत केस आते हैं मेरे पास भी कि शोर आउट ऑफ कंट्री या सिटी या कंट्री, पीछे से इसके घर वाले इसकी बीवी बच्चों से कैसे सलूक कर रहे हैं, किन हालात में वो गुजर रही हैं, जनाब को मालूम ही नहीं होता। और अगर मालूम हो तो वो किस पर यकीन करे, माँ बाप, बहन भाई पर या बीवी पर। अहमद ने फिर बात को जारी रखते हुए अपनी राय दी, जबकि अब्बास खामोशी से बैठा इन दोनों की बातें सुन रहा था मगर कुछ बोला नहीं। हाँ बिल्कुल कह रहा है तू। सारी गलती ऐसे मर्दों की होती है जो 2-2 3-3 साल घर नहीं आते। फिर भाई बीवी के भी कुछ हकूक़ होते हैं जो मर्द पर लाजिम होते हैं। अब आप 4 साल महज कमाने की खातिर बीवी से दूर रहकर गुजारोगे तो ऐसी नौकरी पर लाना है जो अपनी बीवी बच्चों से दूर रखे। आलियान दो टोक अंदाज में बोला, जबकि अहमद ने भी इसकी बात पर मुत्तफिक होते सर हिलाया। अब्बास बहुत ध्यान से इनकी बातें सुन रहा था। बेसाख्ता इसको हुरा का ख्याल आया था। जाने क्यों अचानक इसका दिल हर शय से उचाट हो गया और हुरा का बार बार डरा सा चेहरा इसकी निगाहों के सामने आने लगा। इसका दिल बेचैन करने लगा। सुबह जब इसकी आँख खुली तो शदीद नकाहत महसूस हो रही थी, मगर जानती थी अगर ज़रा सी भी किसी काम में देरी हुई तो मज़ीद जिल्लत और सज़ा दी जाएगी। तभी खुद को मजबूत करती उठ बैठी। या अल्लाह, मैं इतनी सख्त जान कैसे हो
सकती हूँ कि इतना सब होने के बावजूद भी ज़िंदा हूँ। मेरे बाबा तो मुझे एक कांटा भी चुभने नहीं देते थे, और अब रोज़ इतनी ज़िल्लत और रसवाई और अजियत के बाद मैं ज़िंदा हूँ। चकराते सर को हाथों में गिराए हुर्रा इंतहा अजियत में मुब्तला बोली थी। फिर चादर उठाकर खुद पर ओढ़ी और खामोशी लौट खड़ी हुई। चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे छिपके मारे और चादर से चेहरा साफ करते लड़खड़ाते कदमों से बावर्ची खाने की जाने पड़ी। रात से क्या की वजह से जो थोड़ी बहुत ताकत थी जिसम में, अब वो भी नहीं रही थी, मगर अपना दर्द करता वजूद घसीटते वो बेहिस्सी की चादर ओढ़े नाश्ते की तैयारी में लगी। मगर सर शदीद चकराने लगा और अंडे को देखकर तो इसे अबकाइयाँ आने लगी। मुंह पर हाथ रखते वो वॉशरूम की जाने पड़ी। या अल्लाह अब क्या करूँ, यहाँ तो कोई दवाई भी नहीं देगा मुझे, ऐसे तो काम नहीं होगा मुझसे, क्या करूँ। दीवार का सहारा लिए वो खड़ी सोच रही थी, फिर बामुश्किल चलते हुए दोबारा बावर्ची खाने में आई। काश सरदार बीवी वो पैसे से ना लेती जो आवाज़ ने इसे दिए थे। अगर वो पैसे भी इसके पास होते तो कम से कम अपने लिए कुछ दवाई तो मंगवा लेती। सुने प्लीज़, मुझे कोई सर दर्द की दवा दे दें। हाथ में झाड़ू लिए एक मुलाजमा को देखकर हुर्रा ने लजाया कहा, देखो तुम्हारी किसी भी तरह की मदद करना मना है, अगर किसी ने की तो जान से जाएंगे, इसलिए तो मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुलाजमा ने हुर्रा का दर्द रंग देखकर अफसोस से कहा, आपके पास दर्द कम करने की कोई तो दुआ होगी, वही दे दें प्लीज़, किसी को मालूम नहीं होगा। बात करते हुर्रा की आवाज़ भी गई तो मुलाजमा को इस पर तो तरस आया, मगर सरदार बीवी के खौफ के पास वो कुछ भी करने से कासिर थी। सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि हवेली के पिछले तरफ एक दो कमरे नजर आएंगे, तुम्हें वहाँ हकीमा रहती है, शायद तो वो तुम्हें दवाई दे दें। मुलाजमा सरसरी अंदाज में बताती बावर्ची खाने से निकल गई, जबकि हुर्रा के कदम हवेली के पिछली जाने थे। वो कमरे के बाहर खड़ी हुई तो अंदर रोशनी देखकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी और दिल में दुआ मांगने लगी कि ये औरत इसकी मदद कर दे। थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा न खोला तो हुर्रा मायूस होकर वापस जाने लगी। कौन? एक उधेड़ उम्र की खातून निकली तो हुर्रा ने इनकी आवाज़ पर सुनकर अपना रुख मोड़ा। ये वही औरत थी जिसने बुखार में इसका इलाज किया था। वो औरत भी हुर्रा को पहचान चुकी थी। इधर उधर निगाहें घुमाने के बाद इसने हुर्रा को बाजू से पकड़कर अपने कमरे में किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या बात है लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुर्रा का पीला सर्द रंग और थके थके चेहरे का तायराना जायजा लेते वो औरत पूछ रही थी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, और मैं क्या कर सकती, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लड़की हुर्रा अभी धीमी और निकात आवाज़ में बोल रही थी। औरत इसकी बात काटते बोली, प्लीज़ मुझे कोई दुआ दे प्लीज़। ये बेबसी की इंतहा थी कि सरदार की बेबी मुलाजमीन की मिन्नतें कर रही थी। ये सोचते ही फिर से हुर्रा की आंखों के गोशे भीगने लगे। तुम्हारी मदद करना हवेली में जुर्म है, तुम जानती हो, किसी को मालूम हुआ तो मेरी पनाहगाह छिन जाएगी मुझसे। वो औरत दो टोक अंदाज में बोली, जबकि हुर्रा अब हुर्रा अपने आंसू साफ करती वापस आने के लिए मुड़ी। अच्छा सुनो, शायरी से हुर्रा की तकलीफ और बेबसी पर तरस आ गया, तभी हाथ पकड़ लिया और चारपाई पर लेटने का इशारा किया। अपने तजुर्बे के मुताबिक वो हुर्रा को देखते ही वो समझ गई थी कि वो हुर्रा के साथ क्या मसला है, मगर मुआयना करने के बाद शक पर यकीन की तस्दीक हो गई। तुम उम्मीद से हो? हुर्रा को मुआयना करने के बाद इस औरत ने यकीन से कहा तो हुर्रा के समातों में ये अल्फाज किसी हथौड़े के मानने लगे। ये कैसे हो सकता है? आप यकीन से कह सकती हैं? नफ़ी में सर हिलाते हुए वही यकीनी से बोली, सब सच यकीन से कह रही हूँ मैं। इस औरत ने हुर्रा के इस हंकी में भी चेहरे पर आए पसीने को देखकर कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरदार बीबी तो मुझे मार देंगी। मुसलसल सर हिलाते हुर्रा बोलती, जबकि इसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, तो क्या बच्चा ज़ाया करना चाहती हो? वो औरत धीमी आवाज़ में राजदारी से पूछ रही थी, जबकि इसकी बात सुनकर हुर्रा के रोंगटे खड़े हो गए। ज़ाया? मैं कैसे? वो खौफ और तकलीफ के मिलजुल तासुरात लिए बोली थी, बच्चे को खुद ही मारना है, ये सोच ही इसके अंदर तकलीफ थी। हुर्रा रोने लगी। फिर छोटे सरदार को बता दो कि तुम उम्मीद से हो, अगर बेटा पैदा कर दिया ना तुमने तो बड़े सरदार और सरदार बीवी भी शायद तुमसे खुश हो जाएं और वारिस पाकर यकीनन खुशी होंगे। वो औरत हुर्रा को इशारे पर हाथ रख कर कहने लगी, और अगर बेटी पैदा हो गई तो? हुर्रा ने डरे हुए इससे पूछा, अरे क्यों ऐसी बात निकाल रही हो ज़ुबान से? अगर बेटी पैदा हुई तो तुम्हारी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। वो औरत माथे पर हाथ मारती बोली तो हुर्रा सिसक उठी, ये रखो दुआ, इससे तबीयत बेहतर हो जाएगी तुम्हारी। अब वो औरत हुर्रा को एक शाबर थमाते हुए कह रही थी, कब मालूम होगा कि बेटा है या बेटी? शाबर थामते हुए हुर्रा ने डरते डरते पूछा, इसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा तुम्हें, इसने धीमी आवाज़ में कहा तो हुर्रा ने सर हिलाया। शुक्रिया आपका बहुत। हुर्रा दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए गोया हुई तो हकीमा ने महज सर हिलाया, अगर तुम खूनबा में आई ना होती तो यह खबर सुनकर हवेली में जश्न मनाया जाता। इस औरत के अल्फाज सुनकर हुर्रा के उठते कदम वहीं ज़मीन पर थम गए और एक तीर इसके दिल में पेवस्त हुआ। फिर बगैर कुछ कहे हुर्रा अपने आंसू पहुँचते वहाँ से निकल गई, मगर अफसोस कि किसी ने इसे हकीमा के कमरे से निकलता देख लिया। इस औरत की दी हुई दवाई खाने के बाद हुर्रा की तबीयत कुछ समझी तो अपने ज़िम्मे के काम निपटाने लगी, मगर ये खबर जब इसने सुनी कि थी तब से इसके आंसू जैसे थम गए थे, या शायद अपने वजूद में इस अनजान का तस्वर करके अब हुर्रा को सब्र आ गया था। मगर परेशानी तो इसकी मजीद बढ़ गई थी, क्योंकि वो जानती थी यह खबर हवेली में तूफान लेकर आएगी। छोटी सरदार, ये नहीं होना चाहिए था हवेली में, तो जब मुझे इज्जत नहीं दी जाती तो मेरी औलाद को कैसे दी जाएगी? खुदा, ये कैसी खुशी है जिसमें दुख पोशीदा है। वो नहीं जानती थी अब्बास ये खबर सुनकर कैसा तासुर देगा, मगर इसका अपना दिल बेचैन हो रहा था। बार बार इस औरत की बात याद थी कि बच्चा ज़ाया। वो इससे आगे सोचते हुए हुर्रा के रोंगटे खड़े हो जाते थे। सुनो, हुर्रा लाउंज की सफाई करती जब नूरिस ने इसे मुखातिब किया तो वो इसकी जानिब मुतवज्जो जी। हुर्रा इसकी जानिब मुड़ते हुए बोली, क्या नाम है तुम्हारा? हुर्रा को बागौर देखते हुए नूरे ने पूछा। हुर्रा।
हुरा ने बताते हुए सर झुका लिया। इसे बेख्तियार बास का ख्याल आ रहा था। इससे हुई अपनी पहली मुलाकात याद आई। बेशक इस मुलाकात को याद करूँ तो इसका चेहरा हया के बायस सुर्ख हुआ, जबकि नूरे ने पर इसका झुका चेहरा बगौर देखा। तो बीमार हो क्या? नूरे ने इसका तायराना जायजा लेते पूछा। जी वो बस। हुरा को समझ नहीं आई वो क्या जवाब दे, तभी बात जरूरी छोड़ दी। काश तुम हमारी जिंदगी में ना आई होती तो आज छोटी सरकार सिर्फ मेरे होते। नूरे की बात पर हुरा ने ठहर कर इसे देखा। इसके अंदाज में खफकी के अलावा कुछ नहीं था। आपको मेरे वजूद से कोई खतरा नहीं है नूरे। मैंने कभी सरदार और आपके बीच में थी और ना कभी आऊंगी। हुरा ने निगाहें नूरे के खूबसूरत चेहरे पर जमा कर कहा, तुम्हारा वजूद इतना भी बेजर नहीं है जिससे बेखबर आ जाए। नूरे ने हुरा के चेहरे को देखते हुए कहा, जहाँ ऐसे एक अलग सुकून नजर आ रहा था। इतनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद चेहरे पर सुकून न शायद इसके सब्र के बायस खालिक के अता थी। जबकि हुरा नूरे की बात का मतलब समझ नहीं सकी थी। मैं हमेशा अपनी बात पर कायम रहूंगी कि मैं आपके और सरदार के बीच कभी नहीं आऊंगी, वो लहजे में यकीन लिए बोली थी। तुम हमारे बीच इसी वक्त आ गई थी जब इनका तुम्हारे साथ निकाह हुआ था। नूरे ने जताकर कहा। तो कुछ पल तो हुरा कुछ बोल ही न सकी। मैं जानती हूँ तुम बहुत अजियत से गुजर रही हो, मगर तुम ये नहीं जानती मैं किसी अजियत से सोच रही हूँ। ये सोच ही कितनी अजियतनाक है, जो आपका हो इसे किसी और की दस्तरस में देखना कितना तकलीफ का होता है। इससे बड़ी अजियत क्या होगी कि मैं देख कर भी जिंदा हूँ। नूरे ने हुरा को खामोश पाकर दोबारा कहा। तो हुरा ने नफी में सर लाया। मैं समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती। तुम जानती हो क्यों? नूरे ने हाथ की इशारे से हुरा को चुप रहने का कहा। क्योंकि तुम्हें हर जुल्म के बदले में अब्बास जैसा हमसफर मिला है। तुम्हारी खुशबख्ती पर रक्श आता है मुझे। नूरे बोल रही थी और हुरा के आंसू दिल पर गिर रहे थे। लाख बुरा रवैया है सबका तुम्हारे साथ, मगर तुम नहीं जानती कि अब्बास जैसा हमसफर हर दुख का मतावा है, हर खजा में बहार है। खैर मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया, जो करे मुझे मंजूर। हुरा के बहते आंसू देखकर नूरे ने बात खत्म कर दी और अपने आंसू निकलने से पहले लॉन से निकल गई, जबकि हुरा कल्ब से आंखें मीच। सलाम सरकार। अब्बास को गाड़ी से निकलता देखकर शहजाद ने फौरन अदब होकर सलाम किया, जबकि बाकी गार्ड और मुलाजमीन भी अचानक अब्बास की हवेली आमद पर हड़बड़ा गए और मुअद्दब होकर खड़े हो गए। अब्बास ने एक नज़र सब पर डाली और अपना बैग और लैपटॉप गाड़ी में से निकाला, जिसे आगे बढ़कर शहजाद ने थाम लिया। वो अपने काले कोट का बटन खोलकर अपनी सफ़ेद शर्ट के आस्तीन कुनिया तक मोड़ते हुए एक नज़र मुलाजमीन और गार्ड पर डालता कदम कदम चलता आगे बढ़ रहा था। वो ऑफिस से सीधा हवेली के लिए निकल गया था। कल अलियान और रहमत की बातों के बाद वो बेचैन हो गया था और रहकर हुरा का ख्याल सता रहा था। और शहजाद सब ठीक रहा? कोई मसला तो नहीं हुआ? अपने पीछे चलते शहजाद सरसरी से पूछा। जी सरकार सब ठीक, लेकिन शहजाद कहता झिझकते हुए रुक गया। तो अब्बास के कदम रुक गया। अब्बास के रुकने पर शहजाद भी रुक गया। क्या वाक़या कहना चाहते हो? अब्बास के माथे पर बल डाले। साहब आपने कहा था हर एक पर नज़र रखनी है, हवेली में कौन आ रहा है कौन आ जा रहा है। तो शहजाद कहते हुए फिर रुक गया। आगे बोलो शहजाद, क्या बात है? अब्बास के लहजे में सख्ती थी, जिसे महसूस करके शहजाद काम किया। सरकार आप जानते हैं मेरी छोटी बहन सरदार बीबी की खिदमत करती है और बता रही थी कि छोटी बीबी के साथ हवेली में बहुत बुरा सलूक। शहजाद फिर बताता खामोश हो गया और सर झुका लिया, जबकि अब्बास पूरा इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। हुरा के बारे में बात कर रहे हो तुम? अब्बास ने माथे पर बल डाले पूछा। जी सरकार। अब शहजाद ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। हाँ बोलो। हुरा के जिक्र पर अब्बास को तशवीश हुई और फिर शहजाद ने एक एक बात जो हुरा के साथ हो रहा था, जो हवेली के मालकिन इसके कर रहे थे और जो मुलाजमीन करते थे, सब अब्बास के कोश गुजार दिया कि कैसे सरदार बीबी और नायत ने कितनी मरतबा इस पर तशद्दुद किया और इसके साथ नौकरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। वो काम जो 4 मुलाजमा मिलकर करती थी, वो अकेली हुरा से करवाए जाते थे। स्टोर की तरह के कमरे में रखा गया है, इसे जहाँ बिस्तर तक मैसर नहीं है। यहाँ तक कि चोरी का इल्ज़ाम भी इस पर लगाया गया। फिर सज़ा के तौर पर इसका खाना पीना बंद कर दिया। बात पर तस्लील करने शहजाद ने सब बताया। जैसे जैसे वो बता रहा था, आवाज़ का चेहरा गुस्से के बायस सुर्ख हो रहा था। गर्दन की रगें तन गई थी। वो जबड़े सख्ती से बीच खड़ा सारी बातें सुन रहा था। शहजाद ने अपनी बात मुकम्मल करके सर उठाकर बास को देखा। बास के चेहरे पर सख्ती देखकर वो काम कर चंद कदम पीछे हुआ। बाबा सरकार को मालूम है ये सब? अब्बास ने मुठिया सख्ती से पीछे पूछा। जी सरकार। और शहजाद ने अस्पात में सर हिलाते हुए कहा। और क्या? अपने गुस्से को जब्त किया अब्बास ने पूछा। सरकार सुबह सवेरे छोटी बीबी को हकीमा के कमरे से निकलते देखा मैंने, शायद वो बीमार है। शहजाद ने आज का वाक़या भी बताया तो मुनासिब समझा जब इसने हुरा को सर थाम कर लड़खड़ाते कदमों से चलते हकीमा के कमरे से निकलकर हवेली के अंदर जाते देखा। अब्बास ने महज इनकारा भरा और तेज़ कदम उठाता हवेली की जानिब बढ़ गया, जबकि शहजाद जानता था कि अब्बास कितने गुस्से में गया है। जुल्म करते वक्त तो ये लोग बड़े खुदा बन जाते हैं, किसी गरीब को तो अपने आगे कुछ समझते नहीं हैं, अपने अंजाम से नहीं डरते। आप छोटे सरकार सबक सिखाएंगे सबको। एक तरह से तो वो डर भी रहा था ये बातें बताते हुए, जाने सरदार के लिए वो लड़की कोई हैसियत रखती भी थी या नहीं। मगर अब्बास का गुस्सा देख कर इसे अंदाज़ा हो गया था। इसने अब्बास को बताकर ठीक किया। अब्बास को ये सब जानने का पूरा हक है कि इसके पीछे यहाँ क्या हो रहा था। वो अपने अतराफ में देखता हुआ हवेली में दाखिल हुआ। यकीनन इसकी आंखें हुरा की तलाश में थी। लाउंज की जानिब बढ़ा तो इसे महसूस हुआ जैसे हवेली के तमाम लाउंज में मौजूद है। अब्बास जब लाउंज में दाखिल हुआ तो इसके कानों में सरदार बीबी की तरकरत आवाज़ पड़ी। यकीनन वो किसी को डांट रही थी और झटका आवाज़ को तब लगा जब सरदार बीबी ने हुरा को सख्त सुनाते हुए तत्कारा। इससे पहले हुरा बुरी तरह ज़मीन पर गिरती, अब्बास ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया, कंधों से थाम कर अपने सारे खड़ा किया और इसे अपनी सुर्ख आंखों से देखने लगा।
वो काली चादर को अच्छी तरह ओढ़े हुए थे, जबकि रंगत जर्द, चेहरे पर नील के निशान, आंखों से निकलते आंसू इसके सारे गमों को की गवाही दे रहे थे। एक पल को अब्बास ने हुरा की हालत देखकर कब से आंखें भींच ली। लॉन्ज में इस वक्त सरदार शेरदिल, सरदार बीबी, नाइमा और नूरे समेत चंद मुलाजमीन भी मौजूद थे। अब्बास को देखकर लॉन्ज में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, जबकि हुरा भी चौंक कर अब्बास को देख रही थी। अब्बास, मेरे बेटे तुम। सरदार बीबी अपनी नशियत से खड़ी होती हुई अब्बास की जानिब बढ़ी, जब अब्बास ने हाथ के इशारे से इन्हें वहीं रोक दिया, जबकि हुरा ने अब्बास के तेवर देखकर पीछे होना चाहा, मगर अब्बास ने इसे अपने बाजू के घेरे में ले लिया, लेकर अपने साथ लगा। सरदार बीबी और सरदार शेरदिल अब्बास के सुर्ख चेहरे और बिगड़े तेवर को देखकर ठटक गए। ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने हुरा? आपने अपना बिल्कुल भी हाल नहीं रखा। अब्बास ने सबको नजरअंदाज करके हुरा के आंसू अपने हाथों की पोरों से साफ करते हुए नहायत नरमी और फिक्रमंदी से पूछा, जबकि हुरा ने जवाबन इसके सीने पर सरकती और बेआवाज रोने लगी। अब्बास को अचानक देखकर इसका नरम अंदाज देखकर हमेशा की तरह हुरा बिखर गया, जबकि हवेली की मालकिन और मुलाजमीन ये मंजर देखकर दंग रह गया। अब्बास का नरम लम्स और अंदाज, वो भी हुरा के लिए देखकर नूरे के आंसू बहने लगे। आपको इस तरह देखकर कितनी अजियत पहुंची है मुझे जानती हैं? इस तरह रोकर मुझे मजीद तकलीफ दे रही हैं आप। हुरा की कमर के गिर्द बाजों हमायल करते अब्बास नरम मगर इतनी बुलंद आवाज़ में कह रहा था कि वहाँ मौजूद हर शख्स बआसानी सुन सकता था। हाँ, आप एक बार मुझे बता दें हुरा कि ये सब क्या हो रहा ये सब हो रहा है आपके साथ? मगर नहीं, मुझे खुद समझना चाहिए था कि जो लोग इंसानों की इंसानियत के म्यार से गिरी हुई रस्मों को जिंदा रख सकते हैं, वो किसी बेकसूर के साथ गैर इंसानी से लोग भी रवा रख सकते हैं। हुरा के चेहरे पर नील देखकर वह बेहद शफाक अंदाज में सरदार शेरदिल की जानिब देखते हुए जता कर कह रहा था, अब्बास। सरदार शेरदिल ने इसकी बात पर कुछ कहना चाहा, जब अब्बास ने इनकी जानिब रुख किया। मैं पूछ सकता हूँ ये कैसा सलूक हो रहा है मेरी बेवी के साथ? सरदार अब्बास ने बेहद सरल अंदाज में पूछा। वहाँ जो तमाम जीरो नहायत तवज्जो और हैरानगी से सब देख और सुन रहे थे। अब्बास, तुम्हें इस लड़की के साथ हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। जानते हो ना, ये तुम्हारी बहन के कातिल के खानदान से है। मजीद सरदार बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी बुलंद आवाज़ में धाड़ी। इनके बेटे ने इनसे तो इनका हाल भी नहीं पूछा, और इस बनी के साथ हमदर्दी देखकर तो जैसे इनके लिए बर्दाश्त करना नामुमकिनात में से था। कानून की किस किताब में लिखा है कि कत्ल अगर एक शख्स ने किया है तो सजा सारे खानदान को दो? अब्बास ने सरदार बीबी को देखते हुए सपाट अंदाज में कहा। तो सरदार बीबी पहली मरतबा अपने बेटे को इस तरह बात करता देखकर जैसे सख्ते में आ गई थी। मत बोलो अब्बास, ये लड़की खून बहा में आई है। इस मरतबा सरदार शेरदिल ने दबी आवाज़ में बेटे को मुखातिब किया। मुझे महज इतना पता है, ये लड़की मेरे निकाह में आई है और मेरी बीवी है। अब्बास ने अब बाप को देखते नहायत सरद अंदाज में कहा। खून बहा में आई हुई लड़की सिर्फ वनी में होती है, बीवी की हैसियत इसे नहीं दी जाती। सरदार बीबी ने इस अब्बास को देखते लफ्ज़ चबाकर अदा किया। जिससे निकाह किया जाए इसको बीवी की हैसियत भी दी जाती है और इसके हर तरह से हकूक़ भी पूरे किए जाते हैं। माँ जी, अब्बास ने इन्हें के अंदाज में इन्हें जवाब दिया। हम नहीं मानते इस लड़की को तुम्हारी बीवी। सरदार बीबी गुस्से से दहाड़ी। अम्मा जान, किसी के मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। सारे गांव के सामने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक गवाहान की मौजूदगी में निकाह हुआ है। हर कोई जानता है हुरा मेरे निकाह में है। फिर ये निकाह चाहे किसी भी रस्म के तहत हुआ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अब हुरा मेरी बीवी है। अब्बास ने आवाज़ को इतना रखा था कि हर कोई सुन रहा था। हुरा के लिए अब्बास को ढाल बना देख कर नूरे समेत हर कोई सांस रोके खड़ा था। ये दुश्मनों की बेटी है अब्बास, सरदार बीबी बुलंद आवाज़ में बोली। मगर बेकसूर है माँ जी, अब्बास ने लहजे में दुख के लिए कहा। मैं जान से मार दूंगी इस लड़की को, इसने जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। सरदार बीबी तैश के आलम में गुराती हुरा की जानिब बढ़ी, जब अब्बास के अल्फाज ने इनके कदम वहीं रोक दिए। जरा सी तकलीफ भी हुई अगर हुरा को माँ जी, तो याद रहेगा आपका बेटा पहले मर जाएगा। अब्बास ने अपने कोट के अंदर से पिस्टल निकाल कर अपने माथे पर रखी, जबकि हुरा ये मंजर देखकर खौफ के मारे कांपी। अब्बास, सरदार बीबी ने अब्बास के माथे पर पिस्टल देकर बेयकीनी से पुकारा। ये ले पहले अपने बेटे को मारे, फिर किसी को मारिएगा। अब्बास ने पिस्टल सरदार बीबी के सामने करते हुए फिर से कहा, तो सरदार शेरदिल ने आगे बढ़कर अब्बास के हाथों से पिस्टल ले ली। क्या हो गया है अब्बास? सिर्फ एक तुम कुल कायनात हो हमारी, इस तरह करके क्यों जान निकाल रहे हो हमारी? सरदार शेरदिल तड़प कर आंखों में नमी साफ करते हुए बोले। आप नहीं जानते बाबा जान, मुझे माँ जी का ये रूप देखकर कितना दुख हुआ है। आप जानते हैं सारी उम्र अब मैं हुरा से नजरें नहीं मिला पाऊंगा कि मेरी बीवी होकर इसे इतने दर्दनाक शबों रोज़ गुजारने पड़े हैं। शर्म कम काम है मेरे लिए बाबा जान, कि हवेली के मुलाजमीन सरदार की बीवी से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब्बास के लहजे और अंदाज में दर्द बो रहा था। यकीनन इसका मान और भरोसा टूटा था जो इसने अपने माँ बाप पे किया था। शहजाद की ज़ुबानी हुरा पर हुए जुल्म की दास्तान सुनकर मजीद हुरा की हालत देखकर इसका दिल तड़प रहा था। किस हाल में रही होगी? सरदार शेरदिल ने बेटे के अल्फाज सुनकर दावत से सर झुका लिया, जबकि अब्बास ने फिर अपना रुख हुरा की जानिब किया और इसके दोनों हाथ नरमी से अपने दोनों हाथों में थाम लिए। मुझे माफ़ कर दे हुरा, आपके साथ जो भी होता रहा है हवेली में मेरी गैर मौजूदगी में मैं किसी को कसूरवार नहीं कहता इसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था किसी पे भी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अब्बास अब हुरा के सामने हाथ जोड़े खड़ा हर किसी की मौजूदगी को फरामोश किए माफ़ी मांग रहा था, जबकि सरदार शेरदिल और सरदार बीबी हैरत से अपने बेटे को देख रहे थे। तमाम मुलाजमीन सदक़े की कैफियत में ये सारा मंजर देख रहे थे। यहाँ तक कि किसी ख़ानदानी बीवी को इतनी इज्जत नहीं दी गई थी और इनके छोटे सरदार। ओह ये क्या? ये तो बहुत पीछे आ गए हैं। ओहो,
यहाँ नज़दीक ही है, 1 मिनट। जबकि सरदार शेरदिल और सरदार बीबी हैरत से अपने बेटे को देख रहे थे। तमाम मुलाजमीन सदके की कैफियत में ये सारा मंजर देख रहे थे। यहाँ आज तक किसी खानदानी बीवी को इतनी इज्जत नहीं दी गई थी। और इनके छोटे सरदार खूनबा में आई हुई लड़की से हाथ छोड़कर सबके सामने नाकर्ता गुनाह की माफ़ी मांग रहे थे। सरकार हुर्रा ने अब्बास के जुड़े हाथों को अपने नरम हाथों में लेते हुए नफ़ी में सर लिया। नहीं हुर्रा, सबके सामने आपकी तस्दीक की गई है और ये सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, इसलिए सबके सामने आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब्बास के लहजे में शर्मिंदगी थी, जबकि हुर्रा की आंखों में आंसू आने लगे। शायद ही इसने ऐसा मर्द देखा हो जिसे हकीकतन मर्द होना जच रहा हो। अब्बास, तुम मर्द हो, सबके सामने इस लड़की से माफ़ी क्यों मांग रहे हो? इस मर्तबा सरदार शेरदिल से बर्दाश्त नहीं हुआ तो चीखते हुए बोले, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो, यही कहकर कर तो हमारे माशरे मर्द को मर्द से दरिंदा बना दिया। तुम मर्द हो, तुम्हें अपना सर बुलंद रखना है। तुम मर्द हो, तुम्हें झुकना नहीं है। तुम मर्द हो, तुम्हें औरत को जूती समझना है। तुम मर्द हो, तुम्हें हर गुनाह बिना माफ़ी के माफ़ है। आई एम सॉरी बाबाजान, मगर मैं ऐसा ही हूँ, चाहे आप मुझे समझें या ना समझें। मर्द वो नहीं है जिसे ऊंची आवाज़ या हाथ का इस्तेमाल करके बताना पड़े कि मैं मर्द हूँ, बल्कि मेरी नज़र में दरहकीकत मर्द वो है जिसे देखकर औरत को तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो, जिसका साथ पाकर औरत सरशार हो जाए और अगर गलती पर हो तो ना की खातिर खामोश हो जाए, बल्कि अपनी गलती तस्लीम करे। सरदार शेरदिल की बात सुनकर अब तो जैसे अब्बास अपना सख्त खो बैठा, मगर अंदाज मजबूत रखते हुए इतनी आवाज़ में वो बोल रहा था कि लाउज में मौजूद सब लोग बासानी सुन रहे थे। नाहिद, अब अब्बास ने अपने पीछे कुछ फासले पर खड़ी नाहिद को बगैर देखे पुकारा तो डर के 2 कदम आ गए। जी हुक्म सरकार, डरते हुए बामुश्किल वो बोली। इस दिन क्या कहा था मैंने तुम्हें? अब्बास ने हुर्रा के कपाते हाथों को अपने हाथों में मुकीद करते हुए नाहिद से पूछा। आपने कहा था कि बीबी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। कसम ले ली सरकार, जो मैंने बीबी जी से ऊंची आवाज़ में बात भी की हो, आप पूछ लें इनसे। नाहिद अब्बास की पूछ को तकती कांपती हुई कह रही थी और आखिर में इसने हुर्रा की जानिब उंगली से इशारा किया, जबकि हुर्रा ने सहम कर अब्बास के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर चट्टान जैसी सकती थी। वो कंगन हुर्रा की चादर में रखने को किसने कहा था तुमसे? नाहिद की बात नज़रअंदाज करके अब्बास ने पूछा। चंद पल के लाउज में सन्नाटा छा गया। बोलो। माहौल में खामोशी में अरताज से अब्बास की धाड़ती आवाज़ ने पैदा की, जबकि हवेली के दरो दीवार इसकी धाड़ पर काम किए। सरकार, नाहिद निगाहें सरदार बीबी की जानिब करते हुए कामती आवाज़ में बोलते हुए अब्बास ने हाथ के इशारे से इसे कुछ भी बोलने से रोक दिया और खामोश खड़े सरदार बीबी को देखा। मुझे इस तरह की तरबियत मेरी माँ ने दी है, फिर मेरी माँ ऐसा सलूक किसी की बेटी के साथ कैसे कर सकती है? अब्बास धीमी आवाज़ में बोल रहा था कि चंद लोग ही सुन सके थे, जबकि हुर्रा ने अब्बास को चौंक कर देखा। बिलाशुबा वो इतना बेखबर नहीं है जितना मैं समझती थी। हुर्रा अब्बास को देखते क्या दिल में सोच रही थी, जो हुआ है ना माँ, सारी ज़िंदगी मुझे इसका अफसोस रहेगा, लेकिन अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। सरदार बीबी को देखते हुए अब्बास धीमी आवाज़ में बोल रहा था, यहाँ मुझे हर शख्स सुन ले, हुर्रा मेरी बीवी है। हुर्रा की हैसियत यहाँ वैसी ही है जैसी मेरी बीवी की होनी चाहिए। अगर किसी ने हुर्रा से ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात की या अपने अल्फाज से भी तकलीफ दी तो इसके साथ मैं वो करूँगा जो हर गुस्ताखी करने वाले के साथ होता है। अब्बास ने तमाम मुलाजमीन और हवेली के तमाम अफराद की जानिब एक निगाह डालते हुए हुक्मिया अंदाज में कहा और फिर नाहिद की जानिब मुड़ा। मुझे माफ़ कर दे सरकार, मैं हुक्म की गुलाम हूँ, जैसा सरदार कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। अब्बास का पंजाब मुड़ता देखकर नाहिद ने उसके कदमों में बैठ की और हाथ जोड़े कहने लगी, जबकि अब्बास इसकी बात समझ जाता है। इसने जो भी हुर्रा के साथ किया वह सरदार बीबी ने इसे करने को कहा था। तुम आज से हुर्रा के साथ हर वक्त रहोगी। हुर्रा को अगर कांटा भी चुभा तो इसका जवाब तुम दोगी मुझे। अब्बास ने नाहिद को हाथ छोड़ने का इशारा करते हुए हुक्म दिया तो सरदार बीबी ने माथे पर बल डालकर नाहिद को देखा। नाहिद ने भी फ़ौरन सरदार बीबी को देखा। नाहिद हवेली की पुरानी मुलाजमा थी और हमेशा सरदार बीबी की खिदमत में रही थी। इनसे वफादार और अब्बास का हुक्म सुनकर वो चौंक गई। जो हुक्म सरकार आपका, मैं बीबी जी की खिदमत करूंगी और अब आपको और बीबी जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सरदार बीबी से नज़र चुरा कर नाहिद बोली, तो जबकि अब अब्बास सबको नज़रअंदाज करता हुर्रा का हाथ मजबूती से थामे अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है सर। इस सारी सूरत में हुर्रा पहली बार अब्बास से धीमी आवाज़ में मुखातिब हुई तो अब्बास ने इसके बात समझते हुए सर हिलाया। मैं जानता हूँ आप डर रही हैं इससे, मगर हुर्रा इसके अलावा किसी पे भी यकीन नहीं कर सकता। यकीन करें मुझ पे, वो अब कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब्बास ने कुछ सोचते हुए हुर्रा को मुतमईन करना चाहिए, जबकि हुर्रा को तो अब्बास मरने का भी कह देता तो आज हुर्रा आंखें मूंद कर इसके हुक्म की तकमील चल पड़ती। जो इज़्ज़त आज इसने हवेली में इसे दी थी, इसके बाद हुर्रा अपने मेहरबान के लिए कुछ भी कर सकती थी। मुझे माफ़ कर दे बीबी जी, आइंदा कोई गुस्ताखी नहीं होगी। अगर आप जान भी मांगेंगी तो मैं हाजिर हूँ, बस एक मौका दे दें। हुर्रा की बात नाहिद ने सुन ली थी। हुर्रा की बात नाहिद ने सुन ली थी, तभी हाथ जोड़े झुकाए हुर्रा की बात नाहिद ने सुन ली थी, तभी हाथ जोड़े झुकाए इल्तिजाया करने लगी। तो हुर्रा ने अब्बास को देखते हुए अब्बास ने सर हिलाया तो नाहिद ने जो शक्ल बड़ी निगाहों से हुर्रा को देखा। अब्बास और हुर्रा के लाउंज में से जाने के बाद नाहिद भी इनके पीछे सर झुकाए चल पड़ी, जबकि इनके जाने के बाद जैसे लाउंज में हर मौजूद
लाउंज में मौजूद हर एक का सकता टूटा। सरदार भी सर हाथों में थाम कर बैठ गई, जबकि सरदार शेरदिल भी इनके साथ बैठ गए। नईमा भी रोते हुए वहीं बैठ गई, जबकि नूरे की निगाहें इसी जगह पर थी जहाँ अभी अब्बास और हुर्रा खड़े थे। मैंने मना किया था ना तुम्हें इस लड़की को अब्बास से दूर रखना, मगर तुम। सरदार शेरदिल सरदार बीवी को देखते हुए कराए, मगर वो खामोश रही। तुम्हें यह भी कहा था कि इस लड़की पर जुल्म नहीं करना, मगर तुम बाज नहीं आई। अब भुगतो फिर। सरदार बीवी पर धाड़ते वो तेज तेज कदम उठाते लाउंज से निकल गए। मेरा बेटा, मेरे बेटे पर जादू कर दिया है इसने। नईमा को देखकर सरदार बीवी लहजे में हुर्रा के लिए नफरत लिए बोली, जबकि नईमा इन्हें नजरअंदाज करती उठी और नूरे का आवाज थाम कर लाउंज से निकल गई। अब्बास हुर्रा का हाथ अपने हाथों में लिए अपने कमरे तक पहुंचा और दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। छोटे सरकार, चाय ले आऊं आप दोनों के लिए? नाहिद ने दरवाजे पर खड़े होकर मुद्दब अंदाज में पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हुर्रा को बेड पर बैठने का इशारा करते हुए अब्बास को आया हुआ। और बीबी जी आप? नाहिद ने अब हुर्रा को मुखातिब किया तो इसने पहले अब्बास को देखा, जो अब जेब से मोबाइल निकाल कर इस पर निगाह जगाए खड़ा था। फिर नाहिद को देखा, जो सर झुकाए बादब अंदाज में खड़ी इससे मुखातिब थी और इसके जवाब की मुंतजिर थी। कुछ नहीं। हिरा ने अपने लबों के साथ सर को भी जंबिश दी। ठीक है, ऐसा करो, कुछ कपड़े ले आओ हुर्रा के लिए। हुर्रा के जवाब देने पर अब्बास ने मोबाइल पर निगाहें जमाए नाहिद को हुक्म दिया। जी सरकार। नाहिद के सर को हम देकर कहते दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़ गई। अब्बास भी दरवाजे की जाने बढ़ा और लॉक करके मोबाइल साइड टेबल पर रखता अब अपना कोट उतार रहा था। कोट पैर पर रखते अब वो अब बेड पर बैठी हुर्रा की जानिब बढ़ा। बेड पर हुर्रा के बराबर बैठने के बजाय फर्श पर बैठकर हुर्रा के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। आप प्लीज़ नीचे ना बैठे। अब्बास को अपने कदम में बैठा देखकर हुर्रा डरते डरते बोली, क्यों जाना? हुर्रा के चेहरे को दिलचस्पी से देखते हुए अब्बास ने सरसरी अंदाज में पूछा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब्बास की दिलफरेब निगाहों से घबरा कर वो निगाह झुकाए कर बोले, क्या अच्छा नहीं लग रहा? वो हमेशा इससे ऐसे ही सवाल करता था, जैसे बात को तोल देना चाहता हो, जैसे जानबूझकर वो हुर्रा को बोलने के लिए उकसाता हो। मैं ऊपर बैठी हूँ और आप नीचे। अब्बास की गहरी निगाहों को अपने वजूद पर महसूस करते वो जल्दी से बोली, कोई बात नहीं जाना। अब्बास ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। हुर्रा के दोनों हाथों को अपने लबों से छूने लगा। अब्बास का नरम दहकता लफ्ज़ हुर्रा के वजूद को समेटने पर मजबूर कर गया। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? हुर्रा के चेहरे पर शर्म हया के रंग देखता वो मध्यम आवाज़ में पूछा था। आप प्लीज़ बार बार माफ़ी मत मांगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो कपाती आवाज़ में बोल रही थी। अब्बास का अंदाज हमेशा की तरह सरशार कर रहा था, जबकि अब्बास की निगाहें इसके कपाते लबों और लरजती पलकों पर थी, जो इसको बहका रही थी। लेकिन मुझे तो आपसे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कैसा शोरूम है? मेरी लापरवाही की वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। अब बार इस बार लहजे में नदामत लिए वो बोल रहा था, प्लीज़ आप शर्मिंदा ना हो, बल्कि मैं तो सारी ज़िंदगी आपकी एहसानमंद रहूँगी। आपने तो रिवाज ही बदल दिए। कोई वनी को इतनी इज्जत देता है? हुर्रा कहते हुए रोने लगी, जब आवाज़ में एक गहरा सांस लिया। जनाब आप कैसे ऐसे क्यों कह रही हैं? ये वनी जो है ये बंदों की बनाई हुई रस्म है, जबकि मेरे खुदा ने आपको मेरी बीवी बनाया है। अब आप बताएं, मैं बंदों की मानूँ या अपने खुदा की? हुर्रा के आंसू अपने हाथ के अंगूठे से पहुंचे। वो आखिर में इससे सवाल कर रहा था, बताएं किसकी माननी चाहिए, खुदा की या बंदों की? हुर्रा की हनूस आंसू बहाते देखकर वो दोबारा नरमी से इसके रुखसार से लाता पूछा था, खुदा की। हुर्रा ने रुंधी आवाज़ में निकाय झुकाए जवाब दिया, जी हाँ, खुदा की। और ये खूनबाह वनी ये सब इंसानों की बनाई हुई रसूम है, जिनका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। हकीकत यह है कि आपका मेरे साथ निकाह हुआ। निकाह के बाद आपकी इज्जत मेरी इज्जत, आपका दर्द मेरा दर्द, आपकी परेशानी मेरी परेशानी, आपका हक अदा करना मुझ पर फ़र्ज़ है। हुर्रा जब आपने मेरा हक अदा किया है, कोई मजम्मत नहीं की, जब आप अपनी तरफ से हक अदा कर रही हैं तो निकाह का, तो फिर मैं कैसे आपके हकूक़ से मुँह फेर लूँ? जनाब आप खुद सोचें, अगर मैं पस्त सोच रखता और आपसे जानवरों से बदतर सलूक करता तो क्या ये मर्दानगी थी? वो बोलता हुआ आखिर में सवाल कर रहा था, जबकि हुर्रा इसकी बातों के सायर में जकड़ी इसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाने लगी तो अब्बास फिर से हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब्बास अपने मखसूस धीमे और नर्म अंदाज में बोल रहा था। हुर्रा की इसकी आंखों में देखती बहुत गौर से इसकी बातें सुन रही थी। किसी और से पहले हुर्रा आपको खुद समझना होगा कि आपका और मेरे साथ क्या रिश्ता है। सबसे पहले आपको खुद अपना रुतबा, अपना मुकाम पहचानना होगा। आप अपनी हैसियत मेरी ज़िंदगी में पहचाननी होगी। जब आप खुद को डिग्रेड कर रही हैं तो खुद को बनी खून बहा में आई हुई समझती रहेंगी तो किसी और से क्या अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। अब्बास इसके दोनों हाथों को अपने हाथों से नरमी से सहलाते हुए धीमी आवाज़ में बोल रहा था, जबकि हुर्रा बहुत तवज्जो से इसकी बातें सुन रही थी। तकदीर पर यकीन रखती हैं? फिर रुक कर इसने हुर्रा से सवाल किया। हुर्रा ने किसी ट्रांस की तरह इस बात में सर हिलाया। बस ये सोचे कि हमें तकदीर ने इसी तरह मिलाना था, इस तरह निकाह होना था हमारा, इस तरह हमारी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ होना था। बोलते हुए वो रुक कर हुर्रा का चेहरा देखने लगा। समझ रही है ना मेरी बातें? हुर्रा के चेहरे को हाथों में भरे इसने सवाल किया तो हुर्रा ने समझते हुए सर हिलाया। मगर हुर्रा कहते कहते रुकी, क्या मगर? अब्बास ने इसके झकझकते हुए रुक कर पूछा, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मेरा ख़ानदान आपके जितना आला नहीं है। भीगी आवाज़ में सर झुकाकर वो बोली तो अब्बास ने सरदार भरी। मतलब इतना समझाने के बावजूद हुर्रा साहिबा की सुई अभी वहीं अटकी हुई थी। हुर्रा मिर्जान की सोच बिल्कुल पस्त है, आप हर लिहाज से परफेक्ट है। आप जैसी बाहया बाकिरदार बीवी खुशबख्ती से मिलती है। औरत की खूबसूरती इसकी हया और पाकीज़ा करदार है, और आप में ये दोनों चीज़ें हैं। ऐसी मासूम बीवी आज के दौर में मिल गई तो फिर मुझे और क्या चाहिए।
अब्बास बोलते बोलते इसकी आंखों में आई नमी साफ करता। समझ आई मेरी बात? अब्बास ने बदतमीजी कहा कर पूछा तो हुर्रा ने सर हिलाया। अब तो खुद को डिग्रेड नहीं करेंगी ना आप? अब्बास ने फिर से सवाल किया तो हुर्रा ने नफी में सर हिलाया। शुक्र है मेरी मासूम बीवी को मेरी बात से तो आई। अब्बास को पहले दिन ही अंदाजा हो गया था हुर्रा मासूम और सादा है, तभी बहुत आसान और सादा अल्फाज में इसने इसे नरमी से समझाया। हुर्रा का चेहरा देख कर अब अंदाजा हो रहा था कि इसकी बातें समझ रही है। आप कितने अच्छे हैं, ऐसे मर्द जिन पर मजाजी खुदा होना जच रहा है, जिनको औरत का सर का ताज होना जच रहा है, जो हर औरत की इज्जत करते हैं, जो हम मेरे बाकिरदार होने की गवाही दे रहे हैं, जिन्हें मेरी सादगी खूबसूरत लगी है, जो सबके खिलाफ होने पर भी मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे दुखों को समेट रहे हैं। आपके साथ ने मुझे इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दिया है। मैं मरते दम तक आपकी वफादार रहूँगी। हुर्रा अब्बास की खूबसूरत आंखों में देखती बेखुदी के आलम में बोल रही थी, जबकि अब्बास ने लबों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट सजाई हुई थी। जब इतना खूबसूरत बोल लेती हैं आप तो फिर इतना खामोश क्यों रहती हैं? हुर्रा को अपनी जानिब पहली मर्तबा बेखुदी के आलम में तकता देखकर अब्बास की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, जबकि हुर्रा ने बेख्तियार अपना सर झुका लिया। आप बोलती ही कम है या मेरे साथ कोई नाराज़गी है? हुर्रा की हफ़्फ़त मिटाने की वजह से अब्बास मुस्कुराते हुए बात का रुख बदल गया। जी जी। हुर्रा ने नासमझी से इसे देखा। जानब जो दिल में आया करे बोल दिया करें, जेल में कुछ मत रखा करें। अब्बास मजीद बोला तो जबकि हुर्रा ने महज सर हिलाया। चले चले बोलें। फिर से उठकर हुर्रा के बराबर में बैठते हुए वो गोया हुआ इसके चेहरे के नकूश को अपने लब्बों से छूने लगा। चेहरे पर नील के निशानात पर अपने लब्बों से मरहम रखने लगा, जब तक कि हुर्रा ने इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में बींच लिया और आंखें भी सख्ती से मींच ली। बहुत दर्द हुआ था मेरी जान को। चेहरे पर नील के निशानात को लब्बों से छूते हुए वो बोझल आवाज़ में पूछ रहा था, जबकि हुर्रा धड़कते दिल के साथ आवाज़ के लफ्ज़ को महसूस कर रही थी। अगेन सॉरी जानम। अब हुर्रा के बाजू से आस्तीनें हटाकर उंगलियों के निशानात पर लब रखते हुए वो मध्यम आवाज़ में बोल रहा था, जबकि हुर्रा सांस रोके इसकी शिद्दत को महसूस कर रही थी, मगर ज़ुबान बोलने से इनकार थी। चले बोले। बमुश्किल अपने उभरते जज्बातों को काबू करते हुर्रा से जुदा होते अब्बास ने अब इसके शर्मो हया के बायस हुए चेहरे और लरजते वजूद को दिलचस्पी से देखते हुए दोबारा बात को वहीं से शुरू किया। क्या हुर्रा का तनफ़्फ़ुस जब बेहतर हुआ तो इसने मध्यम आवाज़ में पूछा। कुछ भी, आवाज़ ने अब नॉर्मल अंदाज में पूछा, जबकि हुर्रा ने अपना समझी से इसे देखा। अच्छा अब ये बताइए आपकी फैमिली में कौन कौन है? वो हुर्रा को बोलने पर रक्स आ रहा था, जबकि इसका सवाल सुनकर हुर्रा के मुस्कुराते लब सिकुड़े। माँ थी। आंखों में आई नमी साफ करते वो बामुश्किल बोली। दिल में ये दर्द हमेशा रहना था कि वो अपनी माँ को आखिरी मरतबा देख भी नहीं सकी। थी? आवाज़ ने नासमझी से पूछा। अब नहीं रही। हुर्रा बताते हुए रोने लगी तो आवाज़ ने लंबी से अपने सीने से लगाया। मेहरबान पाते ही वो मज़ीद बिखर गई, मज़ीद शिद्दत से रोने लगी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। आप सब्र करें हुर्रा और खुदा से इनके लिए दुआ करें, प्लीज़ सब्र करें। वो लहजे में दर्द लिए बोला। यही तो हसरत थी हुर्रा की कि किसी ने इससे अफसोस करना तो दूर सब्र की दुआ तक नहीं की थी। अब अब्बास के मेहरबान लम्स पाते इसके रोने शिद्दत आ गया। अब्बास ने इसे रोने दिया। काफ़ी देर बाद जब वो कुछ संभली तो अब्बास ने इसकी जानिब पानी का गिलास बढ़ाया। हुर्रा ने इसका चाहते हुए चंद कतरे पानी के पिए। इससे पहले ही अब्बास मजीद कुछ बोलता दरवाजे पर दस्तक हुई तो हुर्रा के हाथ से गिलास लेकर साइड टेबल पर रखता दरवाजे की जानिब बढ़ा। साहब ये। दरवाजे के खोलते ही नाहिद ने चंद छापर इसकी जानिब बढ़ाया। और कोई हुक्म सरकार? नाहिद ने मोहतरम अंदाज में पूछा। नहीं, जाओ। नफी में सर हिलाकर अब्बास ने शापर और हुर्रा की जानिब बढ़ाया, जबकि नाहिद दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। जनाब पहले आप फ्रेश हो जाए, फिर डिनर के लिए जाएंगे। शॉपर हुर्रा की जानिब बढ़ाते हुए अब्बास ने कहा तो हुर्रा ने भी फ़ौरन इसकी बात की तकमील की। रात के खाने के वक्त वो दोनों एक साथ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए। सरदार शेरदिल और सरदार बेबी की मौजूदगी में हुर्रा सहम कर वहीं दरवाजे पर रुकी। जब अब्बास ने इसकी सहमी हुई आंखों में देखा और हुर्रा का हाथ मजबूती से अपने हाथ में लेकर अपने साथ का एहसास दिलाया, हुर्रा ने अब्बास के मुस्कुराते चेहरे की जानिब देखा, जहाँ इसे अब्बास का नर्म लम्स इसे एतमाद बख्श रहा था। हुर्रा अब्बास के साथ कदम कदम चलती कुर्सियों की जानिब बढ़ रही थी। अब्बास ने अपने साथ वाली कुर्सी पर पहले हुर्रा को बिठाया, फिर खुद भी अपनी कुर्सी पर बड़ा जवान हो गया, जबकि सरदार बीबी खुरकार निगाहों से हुर्रा को देख रही थी, मगर सरदार शेरदिल ने इन्हें नज़रअंदाज किया हुआ था। नईमा और नूरे बीबी को भी बुला लो। सरदार शेरदिल ने नाहिद को ताकीद की। सरकार पैगाम भिजवाया था, मगर इन्होंने मना कर दिया। खाना इनके कमरे में भेज दिया। नाहिद ने सर झुकाए कहा तो अब्बास ने लब भींच दिए, जबकि सरदार शेरदिल ने अब्बास की जानिब तलाशी निगाहों से देखा, जैसे अब्बास के तासुरात जानना चाह रहे हैं, मगर अब्बास सब मसरूफ़ सर हुर्रा की प्लेट में खाना निकाल रहा था। बाबा सरकार, मैं चाहता हूँ एक छोटी सी तकरीब हो जाए, ताकि हुर्रा को मैं अपनी बीवी के तौर से मुतारिफ़ करवा दूँ। जिसको नहीं भी मालूम इसे भी मालूम हो जाए कि हुर्रा की मेरी ज़िंदगी में क्या हैसियत है। खाना खाने के दौरान अब्बास ने शेरदिल को मुखातिब किया, जबकि इसकी बात सुनकर सरदार बीबी और शेरदिल चौंक गई।
बहुत हो गया सर अब्बास, अब क्या हम इस 2 करोड़ लड़की को अपने सरों पर बिठा देंगे? लोग क्या कहेंगे कि इस खूनबा में आई बनी को सरदारों ने बहू मान लिया है। सरदार बीबी अब्बास की बात सुनकर सीख पा हुई और लहजे में नफरत लिए फंकारी। आपको मालूम है माँ जी, लोग पीठ पीछे क्या कहते हैं, मुझसे बेहतर जानती होंगी आप तो। लोग कहते हैं सरदार इतने जालिम है कि बेकसूर लड़की को जुल्म करने की खातिर ले गए हैं। हाँ, अगर हम हुरा को इसका हक दें और इसका मुकाम दें तो यही लोग कहेंगे कि सरदार कितने इंसाफ पसंद है, सदा कातिल को दे रहे हैं ना कि बेकसूर लड़की को। अब्बास बहस करना नहीं चाहता था, इसीलिए अपनी माँ और बाप को इन्हीं के अंदाज में समझा रहा था, जबकि इसकी बात सुनकर सरदार शेरदिल इस बात में सड़े ला गए। अब्बास बिल्कुल ठीक कह रहा है, सरदार बीबी की जानिब सख्त निगाहों से देखते हुए इन्हें मजीद कुछ न कहने की तंबिया कर रहे थे। ठीक है, इसमें सारे इंतजाम करवा देता हूँ। सरदार बीबी के मजीद कुछ बोलने से पहले सरदार शेरदिल फिर से अब्बास से हम कलाम हुए। जी बाबा सरकार, अब्बास ने हल्का सा मुस्कुराकर हुरा को देखते हुए कहा, जो सर जगह बैठी वज़ाइर लातल्लुक़ बनी थी, मगर सबकी गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रही थी। वो रात से जाने कहाँ मसरूफ़ था। हुरा कल रात से इसका इंतजार करती रही थी। अभी ऐसे अब्बास को एक बहुत बड़ी खबर देनी थी। अब्बास के इस कदर अच्छे रवैये के बाद हुरा ने इसे जल्दी से अपने उम्मीद से होने का इरादा किया, मगर फिर दोपहर में एक लड़की गालबन वो ब्यूटिशियन जुबमा एक कीमती जोड़ा और जोड़ी नाहिद के हमरा हाजिर हुई। बीबी जी, इन्हें सरकार ने भेजा है। हुरा ने सवालिया नजर से नाहिद को देखा तो वो मुद्दब सी बोली और साथ ही एक चिट हुरा की जानिब बढ़ाई, जिसे थाम कर हुरा ने खोला। ये सब मैंने खुद पसंद किया है आपके लिए। एक्चुअली पहली बार किस लड़की के लिए शॉपिंग किया तो पता नहीं आपको पसंद आते हैं, यानी मेरी तरफ से मेरे जानब के लिए छोटा सा तोहफा। तहरीर के नीचे अब्बास का नाम लिखा था, जबकि तहरीर पढ़ते हुए बेसाख्ता हुरा के लबों को दिलकश मुस्कुराहट ने छुआ। तमाम मेहमान आ चुके थे। अब्बास खुद अलियान और अहमद के साथ चेहरे से मुस्कुराहट से जाए खड़ा था, जिस वक्त इसने अचानक अलियान और अहमद को अपनी शादी का सरसरी से बताया और वलीमे की तकरीब की दावत दी तो दोनों तो शौक में आ गए। अभी भी ना बताता 1-2 बच्चे पैदा करके फिर डबल न्यूज़ दे देता कि तुम लोग चाचुपी बन गए। अलान जब से आया था अब्बास को ऐसी जलीकुटी सुनाया था, जबकि इसकी बात सुनकर अब्बास और अहमद को जानदार कहकर फिजा में गूंजा। यार बस कर, अब शुक्र कर हमारे दोस्त के चेहरे पर शादी के बाद मुस्कुराहट तो आई है, हमें और क्या चाहिए। अहमद ने अलान के कंधे पर हाथ रखकर अब्बास के मुस्कुराते चेहरे की जानिब देख कर कहा, अच्छा आज समझ आई कि तू इतना खुश क्यों रहने लगा था, हमारी भाभी के बारे में सोचकर मुस्कुराता रहता था, है ना? अलियान ने जांचती निगाहों से अब्बास को देखते पूछा। हाँ यही बात है, अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा था। अहमद और अलियान ने दाद देती निगाहों से एक दूसरे को देखा। भाई हमें तो बस तेरी खुशी चाहिए। शुक्र है भाभी, शुक्र है भाभी। अलियान ने इस पर अब्बास के गले लगकर खुशदिली से बोला। 2 भाभी भी आ गई। अहमद ने दुल्हन को दूर से आते देखा तो इन दोनों को भी मुतवज्जा किया। पीच कलर की नफीस काम से रास्ता मैक्सी पहने हल्के मेकअप समेत हुरा का नाजुक सा वजूद जैसे खिल गया था। जब अब्बास की निगाहें इस पर पड़ी तो पलटना ही भूल गई। वो महबूब से हुरा को देख रहा था, जबकि हुरा ने भी अपने सामने खड़े अब्बास को देखा, जो ब्लैक 3 पीस में अपनी पूरी वजाहत के साथ खड़ा इसका हाथ थामने को आगे बढ़ा था। यू लुक स्टनिंग जानम, हुरा के कान में सरगोशी अंदाज में कहते हुए अब्बास ने इसका कपकाता हाथ अपनी मोहब्बत भरी गिरफ्त में नरमी से लिया, जबकि अब्बास की तारीफी अल्फाज सुनकर हुरा ने कहा जी खाए सरशार हो गए। ये बातें बाद में करना, पहले हमें अपनी भाभी से मिलने दो। अब्बास को छेड़ने के अंदाज में अलियान ने कहा तो अब्बास ने इसे घूरा, जबकि हुरा ने जरा सी निगाह उठाकर अलियान को देखा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अहमद ने एहतराम से हुरा को देखकर सलाम किया और फिर अलियान ने भी सर को खम देते हुए हुरा को सलाम किया, जिसका जवाब हुरा ने सर को हिला कर दिया। हुरा को इन दोनों के अंदाज में यहाँ से आगे मिसिंग है लाइन। भाभी अभी तो मैंने आपको आपके शोर के बहुत से राज बताना है कि क्या चीज़ है आपका शोर, कितनी लड़कियाँ इसके पीछे हैं, इस पर ख़ास नज़र रखनी है आपने। अलियान अहमद को आंख मारता शौक अंदाज हुरा से कह रहा था, जबकि इसकी बात सुनकर हुरा के मुस्कुराते लब सुकड़ गए। इसे बेसाख्ता नूरे का ख्याल आया। अब्बास ने बागौर हुरा का उतरा चेहरा देखा। हुरा ये मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हुरा की नम आंखों को देखते अब्बास ने फ़ौरन कहा तो हुरा ने डबकमाई हुई आंखों से अब्बास को देखा। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा सरदार साहब, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अलियान ने अब्बास को देखते हुए कंधे उसका, यार शी इज़ सो इनोसेंट, वो तेरे मजाक को समझ लेगी। अब्बास ने अलियान को घूरते हुए कहा तो अलियान और अहमद ने चौंक कर हुरा को देखा। ऐसी कोई बात नहीं है जानब, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप है। हुरा की जानिब अपनी जेब से रुमाल निकालकर बढ़ाते हुए आवाज़ में धीमी आवाज़ में कहा, जी जी भाभी, अलियान की तो आदत है मजाक करने की। अहमद ने भी अब्बास की बेचारी सी शक्ल देख कहा, जी जी मैं तो अब्बास को तंग कर रहा हूँ मजाक के बगैर। असल बात तो यह है कि आपका शोर इंतहाई शरीफ इंसान है, कोई बुरी आदत नहीं है इसमें। ऐसे बंदे 100 में से कोई 2% मिलेंगे आजकल के ज़माने में। इस मरतबा अलियान ने सच्चे दिल से अब्बास की तारीफ़ करते हुए कहा तो अहमद और अलियान ने चौंक कर इसे देखा, क्योंकि इतनी शराफत की उम्मीद अलियान से तो की नहीं जा सकती थी। वैसे बात तू भी बहुत लकी है, बिकॉज ऐसी इनोसेंट बीवी भी आजकल के ज़माने में नहीं मिलेगी। मेड फॉर ईच अदर। अलियान ने बुलंद आवाज़ में अब्बास को कहा तो हुरा ने अब्बास के मुस्कुराते चेहरे को देखा। वो तकरीब के बाद अब्बास के कहने पर कमरे में आ चुकी थी। खाना इसने अब्बास के साथ ही खाया था। हनूस सजे सवरे रूप में बेड पे बैठी वो अब्बास का इंतजार कर रही थी। बस दिल कर रहा था अब्बास जल्दी से कमरे आ जाए, वो जल्दी से खुशखबरी दी। थकावट के बायस बेड की पुश से टेक लगाकर टांगे दराज की वो आंखें मूंद बैठ गई। जब इसे नूरे की नम आंखें बंद आंखों को खोलने पर मजबूर कर गई। थोड़ी देर पहले इसे तकरीबन नूरे नजर आई थी, मगर इसकी आंखों का दर्द देखकर हुरा ने बेचैनी से पहलू बदला था और आंखें वाह कर ली।
इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और अब्बास बाजू पर कोट लटकाए कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा लॉक करके इसने एक मुस्कुराती निगाह हुरा के दिलकश सजे सवरे वजूद पर डाली और कोट पर सोफे रखा। हुरा की समझ बढ़ थैंक यू। हुरा के करीब बेड पर इसके पास बैठते हुए अब्बास ने इसकी पेशानी पर मोहब्बत पर लम्स छोड़ा। फॉरवर्ड, हुरा ने हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा। मेरा वेट करने के लिए, वरना मैं समझ रहा था कि आप काफ़ी थकी हुई लग रही थी तो चेंज करके रेस्ट करी होंगी। अब्बास ने साइड टेबल से के दराज से एक डब्बी निकालते हुए हुरा को जवाब दिया। डब्बी में एक खूबसूरत सी चैन निकालकर हुरा की गर्दन में पहले से ही मौजूद नेकलेस उतार कर वह चैन हुरा की नाजुक और खूबसूरत गर्दन में पहनाई। ये मुँह दिखाई है आपकी, इसे हमेशा पहने रखेगा। ये तो हुआ महज एक तोहफा, मगर हाँ, एक अहम बात जो मैं आपको आज कहना चाहता हूँ वो ये है कि हुरा, मैं बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा, मगर मैं आज आपसे वादा करता हूँ हमेशा हर हाल में आपका साथ दूंगा। मेरी ज़ात कभी आपको तकलीफ का बायस नहीं बनेगी। अब्बास हुरा का चेहरा दोनों हाथों में थामकर मजबूत अंदाज में बोला। इसकी आंखें इसकी बात की सच्चाई की अक्कासी कर रही थी। हुरा की लब पर मुस्कान भी और तशक्कुर भरी निगाह से अब्बास को देखने लगी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी क्या वो वाकई इतनी खुशकिस्मत हो सकती थी जो ऐसे शख्स की बीवी है जिसके अंदर बुलंद सिर्फ रखता है, इसके सबकी मुखालफत के बावजूद अपनी बहन के खूनबा में आई हुई लड़की के तमाम हकूक पूरे कर रहा है और हमेशा इसके साथ किस कदर मुझसे सलूक का मुजाहरा करता है। नूरे ने ठीक कहा था, बेशक वो बहुत बड़ी आजमाइशों से गुजर रही है, मगर अब्बास इसकी हर आजमाइश का मुताबिक था। खज़ां में बाहर की तरह ज़िंदगी में इतने दुखों के बाद जहाँ अब्बास की सूरत में ये खुशियाँ मिलती तो वहीं क्यों कर काफराने नेमत करती। अब्बास जैसे जीवन साथी को पाकर क्यों कर वो इससे मुंह मोड़ सकती थी, जो सारी दुनिया हत्ता कि अपने माँ बाप से भी इसके हक की खातिर लड़ रहा था। आखिर इस मामले में नूरे इसे खुदगर्ज के भी कहती तो वो खामोशी से इल्ज़ाम बर्दाश्त कर लेती, मगर अब्बास को भी नहीं छोड़ सकती थी, चाहे कैसे भी हालात का सामना इसे करना पड़ता। मगर इस मेहरबान के साय से दूर नहीं जाएगी। क्या सोच रही हैं जानब, क्या ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ आज? हुरा को बेखुदी से अपनी जानिब तकता पाकर अब्बास ने आंखों में शरारत लिए पूछा तो इसकी आवाज़ पर हुरा यकदम चौंकी। मजीद आवाज़ की बात ने इसे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। चले मैं ही कह देता हूँ, आप इतनी प्यारी लग रही हैं कि बस नहीं चल रहा खुद पे कि रोकूं खुद को। हुदा का दिलकश सरापा अब्बास का बार बार बेकार था, इसके कुर्बत पर मचल रहा था। तभी गहरी आंखों से देखते हुए अब्बास ने ज़ुमैनी अंदाज में कहा और हुरा के चेहरे पर झुकाई से पहले वो कोई शरारत करा। हुरा ने घबरा कर इसके सीने पर हाथ रखा। वो मुझे आपसे बात करनी है। हुरा चेहरा मोड़े बोले जबकि दोनों हाथ हनूज अब्बास के सीने पर थे। जी बोले। अब्बास ने इसकी झुकी पलकों को तकते कहा। दिल के हाथ तो मजबूर होकर एक तहैया दिल में करती इसने अब्बास को देखा जो इसी के बोलने का इंतजार करता। वो मुझे एक बात पूछनी है आपसे। अब्बास की आंखों में देखी वो मध्यम आवाज़ में बोली, अंदाज में खौफ था जैसे अगर अब्बास का जवाब इसके दिल की दुआ के बरअक्स हुआ तो क्या वाकई खुशकिस्मत होती या फिर। जी जान पूछें। पहली बार खुद से हो रहा इससे कुछ पूछना चाहती थी, फिर वो क्यों कर इनकार कर सकता था। फ़ौरन इसको इजाज़त देता है, इसके बोलने का इंतजार करने लगा। वो आप और नूरे, मेरा मतलब नूरे के साथ आपका रिश्ता, मुझे लगता है मैंने आप इनकी जगह ले ली है। हुरा की आंखें और सर झुकाते हुए निदामत से कहा। इसकी बात सुनकर अब्बास ने गहरा सांस लिया। वो ये मामला था जिसके बारे में अगर अब्बास सोचता तो इसकी सोचें मफलूज हो जाती थी। वो जानता था नूरे मोहब्बत की राह की मुसाफिर थी और इसमें इसका कसूर नहीं था। वो बचपन से इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ था। अब्बास की खामोशी पर हुरा ने सिर उठाकर इसका बेतासुर चेहरा देखा तो खुद ब खुद इसकी आंखें भीगने लगी। हुरा के सिसकने पर अब्बास चौंक कर इसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। हुरा मेरी जान, मेरी बात गौर से सुने और समझे। नूरे और मेरे दरमियान महरम रिश्ता नहीं है, इसलिए आप यकीन करें मैं इनके बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ, मेरा शरीर रिश्ता आपके साथ है, इसलिए मैं आपके बारे में सोचता हूँ। आप बेफिक्र हो जाए, नूरे के साथ कभी ज्यादती नहीं होगी। मगर आप प्लीज़ इसमें खुद को ब्लेम नहीं करें, क्योंकि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। और मैंने समझाया था ना आपको कि ये सब तकदीर के फैसले होते हैं। कौन किसके नसीब में आता है ये खुदा का फैसला है। सो प्लीज़ आइंदा आप इस बारे में बात मत कीजिएगा। वो हुरा के दोनों हाथों पर दबाव डालता नरमी से इसकी आंखों में देखता समझा रहा था, मगर आखिर में इसका अंदाज तंबिया था जिसे हुरा बाखूबी समझ गई थी कि वो आइंदा इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती। जी हुरा ने सर हिलाते हुए यकलफ्ज़ी जवाब दिया। क्या हुआ, कुछ और भी कहना चाहती हैं? हुरा को दोबारा लबवा करते फिर झुझक कर लबों को काटते देखकर आवाज़ फिर पूछा। जी मुझे आपको एक कुछ बताना है। हुरा ने लबों को हरकत दी। जी जानो, बोले क्या बात करनी है मेरी जान को। वो इतना करीब था कि बात करते हुए इसके लब हुरा के रुखसार को छू रहे थे, मगर हुरा किस तरह बात करती। वो एक तो इसकी कुर्बत मुसलसल इसको कप को पाने पर मजबूर कर रही थी, मजीद बात भी ऐसी थी कि बताते हुए इसकी झिझक दरमियान में आ रही थी। वो आप कपकपाते लबों में जंबिश हुई, मगर फिर जुबान दांतों तले दबा ली। बाज दिलचस्पी से हुरा के सुर्ख चेहरे को देख रहा था। बोले हुरा। अब अपने हाथ के अंगूठे से हुरा के लबों को छूते हुए बाज ने नरमी से कहा। वो सरकार आप अब हुरा अब्बास की आंखों में देखती एक बार फिर झिझक कर रुकी तो अब्बास ने सवालिया अंदाज में बमच गई। वो आप मेरा मतलब। वो बोलते बोलते एक मरतबा फिर वो खामोश हो गई और अब तो इसे रोना भी आने लगा। तो वो कैसे अब्बास को बताया, ये तो इसने सोचा ही नहीं था। वो अब शर्म की वजह से अल्फाज ही तरतीब नहीं दे पाई थी, जबकि हुरा की आंखों में चमकते आंसू देखकर अब्बास ने के माथे पर एक लकीर भी। क्या हुआ हुरा, किसी ने कुछ कहा है? आपसे रो क्यों रही हैं?
हुरा के चेहरे पर मोती अपने लबों से चुनते हुए अब्बास ने निहायत फिक्रमंदी से पूछा। नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। हुरा एकदम आंसू साफ करते सटपटा कर गोया हुई। तो अब्बास ने सुख का सांस लिया। फिर क्या बात है जानम? अब्बास ने हनूस नर्म अंदाज में इसके रुखसार से लाते हुए पूछा। वो मेरी तबीयत। अभी इतने ही अल्फाज हुरा की ज़ुबान से निकले थे कि अब्बास ने इसके माथे को जो क्या हुआ हुरा? लहजे में फिक्रमंदी वाज़िह थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस सरकार आप वो बनने वाले हैं। हुर्रा ने इस बार अपनी तरफ से भरपूर अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जल्दी से बात मुकम्मल की और अब्बास के चेहरे को देखने लगी, जिस पर नासमझी के तासुरात थे। क्या बनने वाला हूँ? अब्बास ने माथे पर नासमझी से बल डाले पूछा। तो हुर्रा ने अब्बास के नासमझने पर मायूसी से सर झुका लिया। क्या कहना चाह रही हैं हुर्रा? अब्बास ने उसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखकर इसका चेहरा ज़रा बुलंद किया और पूछा। आप वो बनने वाले हैं? हुर्रा ने झुकी आंखों से फिर से वही जुमला दोहराया, जबकि अब्बास हकीकतन हुर्रा के बेरतब बात समझने में नाकाम था। खुलकर बात कर जानब, क्या कहना चाह रही हैं? अब्बास पूरी तरह इसकी जानिब मतवज्जा हुए पूछा था। आप समझ जाए ना। इस बार हुर्रा ने झंझला कर कहा कि वो कितनी देर से एक ही बात समझा रही थी, आखिर वो खुद ही से क्यों नहीं समझ रही, जबकि अब्बास के तो वहम गुमान में भी वो बात नहीं थी जो हुर्रा से इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी। एक मरतबा फिर अब्बास ने सवालिया अंदाज में बवे उचकाई तो हुर्रा को पहली बार अब्बास पर गुस्सा आया। आप बाबा बनने वाले हैं, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी आपको? कब से समझा रही हूँ। हुर्रा खांसी झंझलाकर बुलंद आवाज़ में बोली, जबकि अब्बास के कानों में तो जैसे हुर्रा का पहला जुमला ही गूंजा था। आगे वो जाने क्या बोले थे अब्बास ने सुना कहाँ था। बेयकीनी और खुशगवार हैरत से अब वो हुर्रा को देख रहा था। हुर्रा, आप सच कह रही हैं? हुर्रा के दोनों कंधों को हाथों से थाम कर वो यकीन दानी चाह रहा था। दिल था कि खुशी के मारे झूम उठा था, जबकि हुर्रा ने अब के हल्का सा मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाकर अपनी ही बात की तस्दीक की तो अब्बास ने फ़ौरन इसे अपने सीने में भींच दिया। कहीं पर जब वो इसे यूं ही सीने से लगाए बैठा रहा तो हुर्रा चंद लम्हों बाद इससे जुदा हुई और अब्बास की आंखों में तैरती नमी जो वो अब हुर्रा के पीछे होने पर फ़ौरन साफ कर रहा था देखने लगी। बिलाशुबा आपने मुझे खूबसूरत ज़िंदगी जीने की नवीद सुनाई है हुर्रा। आपने जानती है खबर जो आपने मुझे अभी दी है हर खुशी से बड़ी है मेरे लिए। थैंक यू जानब। अब्बास मोहब्बत से चूर अंदाज में कहते हुए हुर्रा के चेहरे पर झुका और इसके चेहरे पर वालेहाना लम्स छोड़ने लगा, जबकि अब्बास की आंखें और लहजे में झलकती खुशी देखकर हुर्रा की खुशी दुगनी हो गई। केल हमें कमरे में मायनेखेज खामोशी छाई रही। चंद लम्हों बाद हुर्रा अपना तनफ्फुस बेहतर करती और अब्बास के सीने पर हाथ रखे सर भी शर्म हया के बायस अब्बास के सीने पर टिका चुकी थी। सो गाइस, दिस इज़ द सेकंड एपिसोड ऑफ नॉवल में हारिबिया अस्कलम फातिमा। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।